एक छोटा सा अनाथ लड़का था, सूमा, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था अपनी पूरी फैमिली की डेथ के बाद। एक दिन उसके ग्रैंडफादर उसके पास बैठे और बोले, बेटा, जब से तेरे माँ बाप नहीं रहे तू मेरे साथ रह रहा है। यकीन कर, तू ही मेरी पूरी फैमिली बन गया है। मुझे पता है कि मेरे दिन अब कम बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी तरह जिंदगी तन्हा न गुजारे। अपना खुद का परिवार बनाने की कोशिश करना, सूमा, क्योंकि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं और जिनसे तुम प्यार करते हो उनके साथ घिरे रहना दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। सूमा ने अपने ग्रैंडफादर की बात ध्यान से सुनी और बहुत इमोशनल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने ग्रैंडफादर को भी खो दिया। वो उनकी कब्र पर बार बार जाने लगा, एक घुटन भरी तन्हाई में डूबता हुआ, जिसे वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। उधर एक दूसरी दुनिया के एक किंगडम में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। इसलिए किंगडम के लोगों ने डिसाइड किया कि एक हीरो को समन किया जाए उन्हें बचाने के लिए। किंगडम के सॉर्सरर्स ने समनिंग रिचुअल शुरू किया और एनर्जी का एक जबरदस्त सर्ज पूरी जमीन में फैल गया। समनिंग का सील पूरे रियल्म में स्प्रेड हो गया। वापस सूमा की तरफ आते हैं। वो लाइब्रेरी में शांति से पढ़ रहा था जब अचानक उसके पैरों के नीचे एक टेम्पोरल पोर्टल खुल गया। एक पल में ही वो दूसरी दुनिया में खींच लिया गया। वो आसमान में उड़ता हुआ पाया गया, चिल्लाते हुए, ये क्या पागलपन है, मेरे साथ हो क्या रहा है। सील ने उसे जबरदस्ती खींचा जब तक वो समनिंग साइट पर सेफली लैंड नहीं हो गया। सूमा ने शॉक में अपनी आंखें खोली, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। सोल्जर्स तुरंत उसे रॉयल हॉल तक ले गए। वहां उसने ऐसी अजीब और गरीब चीजें देखी जो उसकी इमेजिनेशन से बाहर थी। अचानक किंग अपने थ्रोन से खड़ा हुआ और बोला, शुक्रिया सूमा, हमारी मदद की पुकार सुनने के लिए और हमें बचाने आया। सूमा गुस्से में बोला, क्या तुम पागल हो? कौन सी पुकार, कैसी मदद, मैं यहाँ पहुंचा कैसे? किंग उसकी बातों से थोड़ा हैरान हुआ पर उसे शांत करने की कोशिश की। प्लीज थोड़ा सब्र करो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। किंग ने अपनी कहानी शुरू की। लैंड के कॉन्टिनेंट में कई रेसेस, ह्यूमंस, ड्वार्व्स, एल्व्स और ड्रैगन्स भी पहले पूरी हार्मनी में रहते थे। लेकिन एक बड़ी तबाही आई। कहीं से भी पोर्टल्स खुलने लगे जिनसे अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर निकालने लगे। ये क्रीचर्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए और जमीन को बर्बाद करने लगे। कई किंगडम्स ने मिलकर उनका सामना किया पर उनके सामने टीक नहीं पाए। इस कैओस में किंगडम्स के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। मॉन्स्टर्स ने कॉन्टिनेंट का एक तिहाई हिस्सा छीन लिया और एक बड़ा रियम बनाया जिसे उन्होंने डीमन लॉर्ड का किंगडम नाम दिया। उस दिन से डीमन लॉर्ड के किंगडम और दूसरे रियम्स के बीच लगातार जंग चल रही है। हर जगह बर्बादी फैल गई है क्योंकि डीमंस सिर्फ तबाही चाहते हैं बिना किसी वजह के। सूमा ने पूछा, और इस सारी आफत में तुम लोग मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? तब किंग के डेप्यूटी ने बात में दाखिल दिया, सुनो सूमा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। एक किंगडम है जिसका नाम ग्रैंड कैओस एम्पायर है जो डीमन रियम के खिलाफ जंग लड़ रही है। ये एक पावरफुल किंगडम है जो जंग का सबसे भारी बोझ उठा रही है। दूसरे नेशंस उन्हें सपोर्ट देते हैं जो खुद सीधे फाइट नहीं करते, लेकिन इस मदद ने पूरे कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को तोड़ कर रख दिया है। सूमा ने तना मारा, तो तुम लोगों ने पैसा क्यों नहीं दे देते? इसका मुझसे क्या लेना देना? डेप्यूटी ने जवाब दिया, अफसोस, हमारी इकोनॉमी पूरा तरह कोलैप्स हो गई है। किंगडम में भी बहुत ज्यादा फूड की कमी है। हम न लड़ सकते हैं न पैसा दे सकते हैं। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है, एक हीरो को समन करना और उसे ग्रैंड कायोस एम्पायर भेजना। सूमा स्टन्ड हो गया, और अगर मैं वहां गया तो मेरा क्या होगा? किंग ने जवाब दिया, ये तो तकदीर के हाथ में है मेरे बेटे, भगवान तुम्हें अपनी रहमत से बचाए। सूमा को रियलाइज हुआ कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसने भागने का सोचा पर डर गया कि उसे पकड़कर जबरदस्ती ग्रैंड काओस एम्पायर भेज दिया जाएगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूछा, अगर मैं ग्रैंड काओस एम्पायर चला गया तो क्या वो तुमसे पैसा मांगना बंद कर देंगे? डेप्यूटी बोला, जरूर नहीं, वो तब तक मदद मांगते रहेंगे जब तक जंग चल रही है। सूमा ने और जोर दिया, तो फिर क्या तुम लोग हर बार नया हीरो समन करके वहां भेजते रहोगे? डेप्यूटी ने बताया, आखिरी बार हमने 500 साल पहले एक हीरो समन किया था, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सूमा ने मौका पकड़ लिया, तुम लोग पागल हो, ऐसे मौके को इतनी लापरवाही से कैसे फेंक सकते हो? सोल्यूशन ये नहीं है कि हीरोज को मरने के लिए भेज दो। सोल्यूशन ये है कि अपनी असली स्ट्रेंथ बनाओ। हमें किंगडम की इकोनॉमी सुधारनी होगी, अपने रिसोर्सेज वापस लेने होंगे और एक पावरफुल आर्मी बनानी होगी जो अपनी जमीन की रक्षा कर सके। मेरे जैसे हीरोज इसकी फाउंडेशन रख सकते हैं। इसका जवाब मेरे पास है। सच कहा जाए तो सूमा ने ये सब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि वो उसे ग्रैंड काओस एम्पायर भेजकर डीमन से लड़वा देंगे। कुछ देर बाद सूमा अपना गाल हाथ पर रखे बैठा सोच रहा था, खुद से बोलते हुए, ओ भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचाना जिसमें मैं फंस गया हूँ। अचानक उसने देखा कि किंग, क्वीन और डेप्यूटी उसके सामने बैठे हैं। सूमा ने रिक्वेस्ट की कि वो यूज किंगडम के बारे में हर डिटेल बता दें, और वाकई में उन्होंने पूरे 3 दिन तक मीटिंग की। इस दौरान सूमा ने रियम की हर बात सीख ली और किंगडम का क्राइसिस सॉल्व करने के लिए ब्रिलियंट प्लान्स बनाने लगा। अब हम देखते हैं सूमा को बिल्कुल ठाका हुआ, उसकी हालात बहुत बेचारी, रॉयल हॉल के अंदर एक मीटिंग में बैठा हुआ, और वहां किंग सबको शॉक कर देता है ये डिक्लेयर करके कि वो अपना थ्रोन छोड़कर सूमा को दे रहा है, यानी उसे इस जमीन का नया किंग बना रहा है। सूमा को यकीन नहीं हो रहा, वो हैरान रह जाता है, समझ नहीं पाता क्या करें। और इस शॉक को और बढ़ाने के लिए किंग अपनी बेटी लिशिया की एंगेजमेंट भी सूमा से अनाउंस कर देता है। हर कोई एक टोटल शॉक में चला जाता है। ये खबर पूरे किंगडम में तेजी से फैल जाती है और कोई समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की अपने घोड़े पर तेजी से दौड़ती हुई रॉयल पैलेस तक पहुंचती है। वो दरवाजा ढकेल कर अपने पेरेंट्स के सामने आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिशिया खुद है, सूमा की होने वाली फियांसे। पापा, वो अपने फादर से कहती है, मैंने सुना कि आपसे थ्रोन ले लिया
लिया गया है, इसलिए मैं आई हूँ उसे वापस दिलवाने के लिए। लेकिन किंग जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, शांत हो जाओ। मैंने खुद अपनी मर्जी से ये थ्रोन सूमा को दिया है, क्योंकि वो सच में बहुत खास है, मुझसे ज्यादा इस किंगडम को चलाने के लिए काबिल, इंटेलिजेंट और मेहनती। और ये भी याद रखना कि अब तुम उसकी होने वाली बीवी हो। वो गुस्से में जवाब देती है, आप मुझसे एक बार पूछे बिना ये सब कैसे कर सकते हैं? और वो गुस्से से भर जाती है। फिर वो सूमा से मिलने के लिए सीधा निकल जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है, उसकी नजर एक हैंडसम जवान आदमी पर पड़ती है, जो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लगातार काम से बिल्कुल ठाका हुआ है। सूमा ठाका हुआ उसको देखकर बोलता है, तुम पढ़ना लिखना आता है या नहीं? वो पलट कर जवाब देती है, हाँ मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे पढ़ना और कैलकुलेशन दोनों आता है। सूमा बोलता है, अच्छी बात है, तो आओ मेरा हाथ थामो और मेरा ये काम निपटाने में मदद करो। लिशिया गुस्से में आ जाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं लिशिया हूँ, किंग की बेटी, या कहिए एक्स किंग की बेटी। सूमा मॉकिंगली जवाब देता है, सच कहूँ तो तुम्हारे कपड़ों को देखकर मुझे लगा तुम पैलेस की कोई मेड हो। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं अब इस किंगडम का किंग हूँ, तो हिम्मत जुटाओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दो और चलो ये काम साथ में खत्म करते हैं। वो हैरान होकर चीखती है, कितने बीडाब हो तुम, थ्रोन छीनने के बाद अब मुझसे भी काम करवाना चाहते हो? पर सूमा जवाब देता है, भगवान की कसम मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर के सामने कुछ इकोनॉमिक सॉल्यूशंस रखे थे और बस इतना सोचा था कि वो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर या कुछ ऐसा बना देंगे, लेकिन अचानक देखा कि उन्होंने थ्रोन छोड़ दिया और मुझे इस रियम का किंग बना दिया। मैं भी तुम्हारी तरह ही शॉक्ड हूँ। ये सुनकर लिशिया माफी मांगती है, मुझे लगा तुम एक फ्रॉड हो जिसने मेरे फादर से क्राउन चुरा लिया, पर असल में मेरे फादर ने खुद गलती की और इसे तुम्हें दे दिया। सूमा जवाब देता है, जहां तक थ्रोन की बात है मैं किंगडम की हालत सुधारने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं इसे फिर से छोड़ दूंगा। और जहां तक हमारी एंगेजमेंट की बात है, अगर तुम चाहो तो अभी इससे तोड़ सकती हो। लिशिया फुट पड़ती है, एंगेजमेंट तोड़ने का क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूँ? फिर वो फिक्र से पूछती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा मेरे दोस्त। सूमा जवाब देता है, पैसे की फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सूमा ने किंगडम के रॉयल ज्वेल्स बेचने शुरू कर दिए हैं ताकि उस पैसे से जमीन को ठीक किया जा सके और डेवलप किया जा सके। लिशिया शॉक में बोलती है, क्या तुम किंगडम के खजाने बेचकर पैसा जमा कर रहे हो? ये कैसे कर सकते हो? पर वो जवाब देता है, पहली बात, ये खजाने लोगों के हैं और ये सिर्फ सही है कि इनका फायदा उन्हें मिले, ना कि रॉयल फैमिली इससे छुपा कर रखे। और परेशान मत हो, मैंने किंगडम के खजानों को 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला, वो वैल्यूएबल ट्रेजर्स जो किंगडम की हेरिटेज से जुड़ा है। दूसरा, वो चीजें जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है। और तीसरा, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट वेपन्स। मैंने सिर्फ दूसरी कैटेगरी बेचा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी उससे मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया। फिर लिशिया पूछती है, तो क्या तुमने ग्रैंड कायोस एम्पायर को कोई पैसा भेजा? वो जवाब देता है, नहीं, क्योंकि वो आखिरी डेडलाइन पर जो उनका हक है वो ले ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो। अभी मेरा पहला फोकस ये है कि किंगडम को सुधारा जाए और उसको गरीबी से बचाया जाए। और सूमा सच में बहुत ही तेज दिमाग का था, क्योंकि वो ये भी सोच रहा था कि एक पावरफुल आर्मी बनाई जाए जो किंगडम को हर खतरे से बचा सके। ऐसा लगता है लिशिया को उसकी सोच पसंद आने लगी थी। और इसी तरह हमें पता चलता है कि ये दुनिया ड्रैगन्स और लेजेंडरी क्रीचर्स से भारी पड़ी है। साथ ही किंगडम में मैजिकल पावर्स का भी बड़ा रोल है। हम वापस सूमा के पास आते हैं, जहां एक आदमी उसे बता रहा है कि उसका एक मैजिकल टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि लेजेंड्स कहते हैं कि हीरो के पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर होती है। सच में वो टेस्ट देता है और उसकी मैजिक यूज करने की कैपेसिटी लिख ली जाती है, जिससे वो पूरा शॉक्ड रह जाता है और समझ नहीं पाता रिएक्ट कैसे करें। कुछ देर बाद लिशिया उसे मिलने आती है, उसके रूम में एंटर करती है और हैरान हो जाती है जब देखती है कि सूमा ने किंगडम का काम संभालने के लिए 6 लोग चुन लिए हैं। उसने अपनी मैजिक से पंख फेदर्स को भी जिंदा कर दिया था, हर एक को अपना अलग कॉन्शियसनेस देकर, जो अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकें। लिशिया ये सब देखकर दंग रह जाती है और उसको एहसास होता है कि सूमा ने ये लोग इसलिए रखे हैं कि पता लगाएं किंगडम का पैसा कहाँ जा रहा है और क्या कुछ ऑफिशियल्स चोरी कर रहे हैं। वो खुद से बोलता है, अगर मुझे पता चल गया कि जानता का पैसा कौन चुरा रहा है तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद सूमा अपनी जगह पर ही लगातार किंगडम के काम में जुटा रहता है, पर थकान उसे भारी पड़ने लगती है। वो अपनी आंखें हल्के से उठाकर देखता है कि उसके आसपास हर कोई सो गया है, यहाँ तक कि लिशिया भी, जिसे हम देखते हैं पोंचो की बहन के साथ राइस पुडिंग खाते हुए, फिर वो भी नींद में चली जाती है। सूमा ध्यान से उसकी तरफ देखता है, अचानक वो चौंक कर उठ जाती है और बोलती है, मेरी मर्जी के बिना ही मुझे नींद आ गई। वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, कोई बात नहीं, सच में जब तुम सोते हो तो बहुत प्यारी लगती हो। लिशिया शर्म से लाल हो जाती है, उसका चेहरा एकदम तमतमा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर सूमा उस कहता है कि थोड़ी देर बाहर चलते हैं, क्योंकि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। लेकिन सूमा इस बात से साफ दिखता है कि वो घोड़े से डरा हुआ है, इसलिए लिशिया उसे चिढ़ाती है, कैसी कमजोरी है ये, तुम तो मर्द हो, हिम्मत जुटाओ और मेरी जगह खुद घोड़ा चलाओ। वो जवाब देता है, मुझे तो सिर्फ मोटरसाइकिल चलानी आती है, और सिर्फ चलानी नहीं, मैं तो स्टंट्स भी कर सकता हूँ उसमें। लिशिया हैरान होकर उसे देखती रहती है, फिर उसकी अपनी दुनिया के परिवार के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो एक अनाथ है, पिछले कुछ सालों से अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर भी गुजार चुके हैं और उस पल से वो तन्हा रह रहा है। लिशिया को उसके लिए अफसोस होता है और वो कहती है, माफ करना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिसेंटली डेथ हुई है। वो जवान आदमी यूज कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बूढ़े आदमी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली थी, इसलिए उनके लिए दुखी मत हो। फिर सूमा लिशिया को लेकर एक बड़े से खेत में ले जाता है, जहां बहुत भारी मात्रा में एक प्लांट उगाया गया है।
है। वो उस कहता है, मैं चाहता हूं तुम मेरे अल्फाज पर ध्यान दो और उन्हें अच्छी तरह समझो। ये जमीन जो तुम्हारे सामने है, इसमें एक ऐसी क्रॉप लगी है जो खाने के काम की नहीं है, और यही वजह है किंगडम में फैलते माल न्यूट्रिशन की। इस प्लांट का नाम सजारी है। वो आगे कहता है, ध्यान से सुनो। डेमन्स के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर इन्वेजन से पहले नॉर्दर्न नेशंस ही कॉटन उगाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन इन्वेजन्स की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। इसी वजह से कुछ किंगडम्स ने प्रॉफिट के लिए ये प्लांट उगाना शुरू कर दिया और वो फूड क्रॉप्स छोड़ दिए जो वो हमेशा से उगाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे किंगडम में फैमिन फैल गई, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पहले किंगडम कॉटन बेचकर बाहर से खाना इंपोर्ट करता था क्योंकि उसकी प्राइस बहुत हाई थी, लेकिन वक्त के साथ जब हर किंगडम कॉटन उगाने लगा तो कॉटन की प्राइस गिर गई। इसलिए हमारा किंगडम ना कॉटन बेच पा रहा है, ना खाना इंपोर्ट कर पा रहा है। यही वजह है फैमिन की। लिशिया ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और दुख से कहती है, हमें ये बात नजर क्यों नहीं आई। सूमा जवाब देता है, छोड़ो ये बात, अभी जरूरी ये है कि इस क्राइसिस का सोल्यूशन ढूंढा जाए। तुम्हें बहुत सी बातें सीखनी होंगी, क्योंकि वो दिन भी आएगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे यकीन हो कि किंगडम तुम्हारे हाथों में सेफ रहेगा। लिशिया उसकी बातों से और भी ज्यादा टच हो जाती है और वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर जाएं। थोड़ी देर बाद वो रॉयल पैलेस वापस आते हैं और डाइनिंग टेबल पर साथ बैठते हैं। वहां सूमा लिशिया के साथ अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वाले आइडिया शेयर करता है और दोनों मिलकर सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का प्लान बनाने लगते हैं। उसी वक्त लुडविन, रॉयल गार्ड का कैप्टन, उनके साथ आ जाता है, उन्हें ग्रीट करता है और बात करने बैठ जाता है। वो सूमा से पूछता है कि क्या उसे गवर्नेंस में कोई मुश्किल आ रही है या कोई चीज जिसमें वो मदद कर सके। सूमा कहता है, सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ रही है वो पुराने ऑफिशियल्स हैं। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर जो राजा का डेप्यूटी मार्क्स है, वो एक नमूना इंसान है जिसकी मौजूदगी बहुत कीमती है। बाकी सब काम में पूरा फेल है और हमें ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो सच में ट्रस्टवर्दी हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते तो किंगडम कोलैप्स के कगार पर नहीं आता। उसके बाद सूमा ने लिसिया से एक अनोखी सी रिक्वेस्ट की। वो उसे बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो लाइव ब्रॉडकास्ट जैसा काम करता है। वो जवाब देती है, हाँ सच में। इसी तरह हमें पता चलता है कि किंगडम के पास एक किस्म के मैजिकल स्टोन्स हैं जो रॉयल पैलेस से लाइव इमेजेस रियल्म के हर कोने तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। सूमा फिर लिशिया से मदद मांगता है इस ब्रॉडकास्ट को यूज करने में, क्योंकि उसे जानता से सीधे बात करना जरूरी था। वो जानता से कुछ बहुत खास कामों के लिए लोग भर्ती करना चाहता था, लेकिन उनकी एजुकेशन के आधार पर नहीं, जैसा किंगडम हमेशा से करता था, बल्कि उनके टैलेंट के आधार पर। फिर वो किंगडम की जनता को एड्रेस करना शुरू करता है, कहते हुए, मुझे जरूरत है उनकी जो सच में अपने वतन से प्यार करते हैं। तुम्हारा टैलेंट कुछ भी हो, किंगडम को तुम्हारी जरूरत है। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारी तकदीर डिसाइड करेगा। किंगडम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजार रही है और मुझे इस इम्तिहान से उभारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस किंगडम के लोग एक बेहतर जिंदगी के हकदार हैं और हमारे बच्चे इस बात के हकदार हैं कि हम उनके लिए मेहनत करें। वो उन्हें आगे इंस्पायर करता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारा टैलेंट बेकार है, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। मैं बहुत सारी कॉम्पिटिशंस रखूंगा और जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे उन्हें बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेगी। अगर तुम्हें लगता है तुम टैलेंटेड हो तो पैलेस में मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और एक बार फिर याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। जो मैटर करता है वो ये है कि तुम अपने काम में बेहतरीन हो, ताकि तुम किंगडम की सेवा कर सको। जनता ने उसकी बातों पर गजब का जोश दिखाया और जब ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ, सूमा बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा था। सच में बहुत से टैलेंटेड लोग रॉयल पैलेस की तरफ रुख करने का फैसला करते हैं अपनी स्किल्स नए किंग के सामने दिखाने के लिए। हमें वापस एक पहले वाले पल में ले जाया जाता है जब सूमा कॉटन फील्ड में लिशिया से बात कर रहा था, खासकर जब उसने यूज कहा था, तुम्हें सब कुछ सीखना होगा ताकि जब मैं चला जाऊं मुझे यकीन हो कि किंगडम तुम्हारी राजगड्डी में अच्छी तरह फले फूले। अचानक लिशिया नींद से जाग जाती है, उसकी बातों से पूरा हिलने वाली, इस बात से डरी हुई कि उसका फियांसे उसे छोड़कर चला जाएगा। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पैलेस मेड अंदर आती है और उसे बताती है कि आज ही के दिन सूमा पूरे किंगडम के सामने उन लोगों को सम्मानित करेगा जो एग्जाम में सक्सेसफुल हुए हैं और लिशिया का वहां होना बहुत जरूरी है। वो तुरंत खुद को सेरेमोनी के लिए रेडी करती है। हम रॉयल हॉल में पहुंचते हैं जहां सूमा थ्रोन पर बैठा है और ये इवेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सेरेमोनी बहुत ही शानदार थी। सम्मान किंगडम के 5 सबसे टैलेंटेड लोगों को दिया जाना था। उनमें से 4 ने राजा के सामने इज्जत से अपना सर झुकाया, लेकिन 5वीं ने मना कर दिया। गार्ड्स ने उसे ऑर्डर दिया कि वो भी दूसरों की तरह राजा का सम्मान करे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ट्राइब के वॉरियर्स का ये तरीका नहीं है किसी के सामने सर झुकाना, चाहे उसका स्टेशन कुछ भी हो। सिर्फ ट्राइब के चीफ के सामने झुकना है। लुडविन, गार्ड का कैप्टन, गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो लड़की। लेकिन सूमा बीच में आता है और सबको रिलैक्स रहने को कहता है, जिस पार सब अपनी पोस्चर ठीक कर लेते हैं। फिर ये रिवील होता है कि सम्मानित लोगों में हर एक के पास अलग टैलेंट है। सबसे पहले आयशा नाम की लड़की थी जो डार्क एल्फ से बिलोंग करती है, जिसका वतन सेक्रेड फॉरेस्ट है। सबको हैरान करते हुए सूमा बुक्स पढ़ने की वजह से डार्क एल्व्स के बारे में सब कुछ जानता था। ये साफ हो गया कि आयशा पूरे किंगडम की सबसे गिफ्टेड वॉरियर है। सूमा उसे एक बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता है, लेकिन वो माना कर देती है और इसके बदले एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है, मेरा वतन सेक्रेड फॉरेस्ट अचानक एक भारी तबाही से गुजार रहा है। पौधे और पेड़ अब बढ़ नहीं रहे, जिससे मेरा ट्राइब बहुत खतरे में आ गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बचाओ और हमें सोल्यूशन बताओ। वो थोड़ी देर
देर के लिए सोचता है, फिर उसे पूछता है, तुमने आखिरी बार पेड़ों की प्रूनिंग कब की थी? आयशा हैरान होकर उसे देखती है और जवाब देती है, और प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? वो मुस्कुरा कर कहता है, अब मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई है। फिर वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जब तुम बड़े पेड़ों की प्रूनिंग करते हो तो सनलाइट छोटे पेड़ों तक पहुंचती है और वो ठीक से बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े पेड़ों की शाखें आपस में उलझ जाती हैं, छोटे पेड़ सनलाइट से महरूम रहते हैं। इसलिए बड़े पेड़ों की शाखें वक्त वक्त पर काटी जानी चाहिए ताकि सनलाइट मिट्टी में छोटे पौधों तक पहुंच सकें और वो हेल्दी तरीके से बढ़ सकें। और यही सेक्रेड फॉरेस्ट की तबाही की असली वजह है। आयशा ये सुनकर उसे पूरा यकीन कर लेती है, इज्जत से उसे झुकती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ सेक्रेड फॉरेस्ट चलें और उसके ट्राइब को प्रूनिंग करना सिखाएं ताकि फॉरेस्ट जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। फिर हम दूसरे गिफ्टेड इंडिविजुअल की तरफ जाते हैं जिसका नाम जूना है, पूरे किंगडम की सबसे सुंदर लड़की जिसका टैलेंट गाना गाना है, एक बहुत ही सुर वाली और प्यारी आवाज में। उसी वक्त सूमा उसे अपनी दुनिया का एक गाना गाने के लिए कहता है। वो अपना फोन निकलता है और हॉल में किसी को नहीं पता था ये डिवाइस क्या है। जूना गौर से वो गाना सुनती है जो उससे सुना गया था, फिर उसे गाना शुरू करती है बहुत मास्टरी के साथ। उसका परफॉर्मेंस सबको हैरान कर देता है, सबको खुशी और अमेजमेंट से भर देता है और सब उसकी तालियों से तारीफ करते हैं। हर तरफ खुशी और वंडर का माहौल था। फिर तीसरा टैलेंट आता है जिसका नाम पोंचो है। वो एक पल के लिए सीधा खड़ा होता है लेकिन अचानक जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका टैलेंट खाना खाना है। हाँ, जैसा आपने सुना मेरे दोस्त, इस जवान आदमी की भूख कुछ ऐसी थी जैसे वो पूरा किंगडम ही खा जाए। जब सूमा को उसके टैलेंट का पता चलता है, वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसका हाथ मिलाता है कहते हुए, आने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो क्योंकि मुझे सच में तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है। पोंचो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है कहते हुए, मुझे हमेशा इतना बुली किया जाता था कि मैं डिप्रेशन में चला गया और 4 किलोग्राम वेट भी कम हो गया। सूमा उसे मुस्कुराकर एनकरेज करता है, यकीन करो पोंचो, तुम वही वजह बनोगे जिससे पूरा किंगडम बचेगा। और जबकि उसके बारे में थोड़ा मजाक भी हुआ कि उसे कैद कर दिया जाए ताकि लोगों के लिए खाना बचा सके, असली मकसद कुछ और बड़ा था। सूमा सबको दिखाना चाहता था कि पोंचो जैसा एक जवान आदमी अपने टैलेंट से राजा तक पहुंच सकता है, जिससे बाकी जनता को अपने टैलेंट पर यकीन करने की और खुद पर भरोसा रखने की प्रेरणा मिले। ये सच में कुछ बहुत ही खास चीज थी। फिर हम चौथे टैलेंट तक पहुंचते हैं जिसका नाम हकुया है। ये जवान आदमी हर मायने में एक असली जीनियस था जिसके पास स्टील जैसी मेमोरी और एक जबरदस्त सोचने की काबिलियत थी। जब वो राजा के सामने आता है, हमें पता चलता है कि वो हर फील्ड में पढ़ने का शौकीन था, साइंस, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान, साथ साथ मिलिट्री टैक्टिक्स में भी गहरी एक्सपर्टीज, जैसे वो खुद एक डिफेंस मिनिस्टर हो। सूमा उसे रॉयल लाइब्रेरी की देखरेख की पोस्ट ऑफर करता है ताकि उसे रेयरेस्ट बुक्स तक एक्सेस मिले, लेकिन हकुया कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, ये तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कुछ और मांगने की इजाजत दें। मैं अपना ज्ञान आपकी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यूज करना चाहता हूँ और अपनी एक्सपर्टीज हर साइंस और फील्ड में आपके इस्तेमाल के लिए रखना चाहता हूँ, यानी मैं राजा का एडवाइजर बनना चाहता हूँ। सूमा उसकी हिम्मत से हैरान हो जाता है और कहता है, अगर तुम सच में खुद को इस भरोसे के काबिल समझते हो तो मैं तुम्हें ये मौका दूंगा। हकुया एक तेज मुस्कान के साथ जवाब देता है, आप जैसे इंसान मुझे ये मौका कभी नहीं देते जब तक आप यकीन ना कर लेते कि मैं इसके काबिल हूँ। सूमा जोर से हंस पड़ता है और कहता है, बस करो हकुया, तुम हमें सबके सामने खोल देने वाले हो। बैंक्वेट के बाद मेरे ऑफिस आना, हम ये बात प्राइवेट में कंटिन्यू करेंगे। उस पल से हमें पता चलता है कि हकुया आगे आने वाले टाइम में राजा का राइट हैंड बनेगा, ब्लैक प्राइम मिनिस्टर के टाइटल के साथ। आखिर में हम ग्रुप के आखिरी टैलेंट तक पहुंचते हैं, एक लड़की जिसका नाम टोमे है जो मिस्टिक वुल्व्स के क्लैन से बिलोंग करती है। उसके पास एक सच में खतरनाक टैलेंट था, वो पक्षियों और जानवरों से बात कर सकती थी। अपनी मैजिक और बुक्स में मिली नॉलेज की वजह से सूमा को पता चलता है कि उसके क्लैन का ओरिजिन किंगडम की बॉर्डर से बाहर का है और टोमे एक रिफ्यूजी है जो यहाँ आई है। टोमे उसे एक बहुत बड़ी सीक्रेट बताना चाहती थी लेकिन वो टेंशन में थी और बहुत डरी हुई थी। सूमा ध्यान से उसके पास जाता है और कहता है, आओ छोटी सी लड़की, जो भी कहना है कह दो, कोई नहीं सुन रहा। उस पल टोमे बोलना शुरू करती है और उससे एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट रिवील करती है। सूमा खुद को संभालने की कोशिश करता है और उसे पूछता है, क्या इस सीक्रेट के बारे में और भी कोई जानता है? वो जवाब देती है, नहीं, सिर्फ मेरी माँ को पता था। सूमा फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, अपनी आवाज का लहजा बदलता है और सबके सामने उस कहता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट रिजेक्टेड है। फिर वो धीरे से विस्पर करता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो अपने डेप्यूटी मार्क्स को ऑर्डर देता है, बैंक्वेट के बाद टोमे को मेरे ऑफिस ले आओ। वो ग्रुप को उनकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया कहता है और वो सब उसे सैल्यूट करते हैं, जिस पार सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है। बैंक्वेट खत्म होने के बाद टोमे रॉयल ऑफिस में बैठी होती है जब सूमा अपने एड से पूछता है, क्या तुम लोगों में से किसी ने सुना जो टोमे ने मुझे बताया? वो जवाब देते हैं, नहीं, उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। सूमा खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है, अच्छा, तो किसी ने कुछ नहीं सुना। मैजिक स्टोन्स के ब्रॉडकास्ट से लिशा यूज कहती है, लगता है बात काफी सीरियस हो गई है। सूमा, क्या तुम हमें पूरी कहानी समझाना चाहोगे? उस पल वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कहते हुए, तुम्हें पता है कि टोमे जानवरों से बात कर सकती है? वो जवाब देते हैं, हाँ, हमें पता है। फिर वो उन्हें शॉक करते हुए कहता है, लेकिन टोमे डीमन से भी बात कर सकती है। वो उनकी लैंग्वेज समझती है और वो उसकी समझते हैं जैसे वो उनकी ही नस्ल की हो। वहां शॉक फैल जाता है और सब चीख उठते हैं, ये नामुमकिन है, कोई भी डीमंस की लैंग्वेज समझ नहीं सकता और ना ही वो दूसरी रेसेस की लैंग्वेजेस समझते हैं। उस वक्त टोमे बताना शुरू करती है जो हुआ था और कहती है, मुझे जंगल में एक डीमन मिल गया था और मुझे हैरान करते हुए मैं उसकी बातें समझ गई और वो भी हैरान था
था कि वो मेरी बातें समझ रहा है। हम साथ बात करने लगे और उसने मुझसे कहा, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, इससे पहले कोई और आ जाए। सूमा उन्हें इंटरप्ट करता है, डेमन से बात करने की ये काबिलियत पूरी जंग का बैलेंस बदल सकती है। लिशियाउस कहती है, तुम्हारा मतलब है तुम डेमन्स के साथ नेगोशिएट करना चाहते हो? वो जवाब देता है, हाँ, लेकिन अभी के लिए सारी नेशंस डीमंस का सामना करने के लिए एकजुट हो चुकी हैं और उन्होंने मान लिया है कि डीमन किंगडम एक दुश्मन है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। अगर ये सीक्रेट खुल गया तो कुछ लोग इससे फायदा उठाकर डीमंस का साथ दे सकते हैं और जमीनों को और ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। उस पल टोमे लिशिया के पास बैठ जाती है गहरी परेशानी में, जबकि सूमा उन्हें रियश्योर करने की कोशिश करता है, हमें टोमे की रक्षा किसी भी तरीके से करनी है। फिर वो गार्ड के कैप्टन लुडविन को ये जिम्मेदारी खुद संभालने के लिए कहता है, लेकिन मार्क्स मना कर देता है, अगर हम ये करते हैं तो उसके आसपास शुभा और बढ़ जाएगा। वो एक दूसरा आइडिया सजेस्ट करता है, बेहतर ये होगा कि वो रॉयल पैलेस में रहे, जैसे पैलेस ने उसे अडॉप्ट कर लिया हो। लिसिया इस आइडिया से बहुत खुश हो जाती है और सूमा भी इसे अप्रूव करता है। लेकिन टोमे की एक दूसरी राय थी, मेरा एक परिवार है और उन्हें छोड़कर यहाँ तन्हा रहना मेरे लिए नामुमकिन है। सूमा जवाब देता है, चाहे वो तुम हो, तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारे कोई रिश्तेदार, तुम सबका रॉयल पैलेस में कभी भी वेलकम है। फिर वो अपने डेप्यूटी से टोमे के लिए कोई अच्छा काम ढूंढने को कहता है ताकि कोई शुभा ना हो। मार्क्स उसे कहता है, क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकती है, क्या ख्याल है उसे रॉयल स्टेबल्स की देख रेख दे दें? सूमा तुरंत मान जाता है और टोमे बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सूमा और लिशिया बात कर रहे होते हैं जब अचानक एक मेड अंदर आती है और उसे बताती है कि पोंचो बाहर वेट कर रहा है। जैसे ही सूमा ये सुनता है, वो लिशिया को लेकर उसे मिलने दौड़ता है। उसे ग्रीट करने के बाद हमें पता चलता है कि सूमा ने उसे एक जरूरी मिशन पर भेजा था जिससे पूरे किंगडम का फायदा होगा, पूरी जमीन से कुछ खास खाने की चीजें कलेक्ट करने का मिशन। लिशिया ये समझ नहीं पा रही और हैरान होकर चीखती है, इतना सारा हंगामा सिर्फ खाने के लिए? तुम लोग छोटी छोटी बातों में खुद को बिजी कर रहे हो। अचानक जानता के लिए एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है और हमें दिखता है जूना और पोंचो एक साथ खड़े हैं, जैसे जानता के सामने कोई शो प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर सूमा उनके साथ आता है, जानता को बताता है कि ये प्रोग्राम ऐसे खानों से मिलेगा जो किंगडम में किसी ने कभी नहीं खाए। सूमा एक बड़ा टेबल सजाता है डिशेस दिखाने के लिए। फिर उसकी टीम आएगी टेस्ट करने और सबके सामने अपनी राय देने, ताकि जानता उनकी राय इस नए खाने के बारे में सुन सके। सूमा पहली चीज से शुरू करता है। जब पोंचो एक ऑक्टोपस लेकर आता है, वहां सबको घिन आने लगती है, लेकिन सूमा ऑक्टोपस लेकर सुशी की डिश बनाता है। जब टेस्ट करने का वक्त आता है, उसका स्वाद सबको इतना हैरान कर देता है कि वो बहुत तारीफ करते हैं और हैरान होते हैं कि ऐसा मजेदार खाना भी हो सकता है। जानता ये ब्रॉडकास्ट देखकर कहती है, हमें भी ऑक्टोपस खाना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले इससे फेंक दिया करते थे। दूसरी चीज जंगल में मिलने वाला एक प्लांट था। हमेशा की तरह सूमा उन्हें बनाने का तरीका सिखाता है और इसे काटना शुरू करता है। फिर टीम बड़े शौक से इसे खाती है, खासकर आयशा, जिसे ये वैरायटी बहुत पसंद आती है, इतनी कि उसका ट्राइब भी उसे ब्रॉडकास्ट के जरिए खाना खाते हुए देख लेता है और ये उसके लिए एक शर्मनाक बात बन जाती है। आखिरी और तीसरी चीज थी एक इस दुनिया का क्रीचर जिसे स्लाइम कहते हैं। सवाल ये था, ऐसी चीज खाई कैसे जा सकती है? वो तो पानी से भरे हुए बलून जैसा था और अगर काटा जाए तो पानी जमीन पर गिरकर गायब हो जाता। लेकिन पोंचो की अलग राय थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था ये क्रीचर कैसे पकाया जाता है। पहले उसने स्लाइम को ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्के से एक ठपकी मारी और अचानक उसका कोर गायब हो गया, इसे कुकिंग के लिए रेडी करते हुए। वक्त के साथ उसके अंदर का लिक्विड एक ऐसी शक्ल में बदल गया जिसे काटा और आसानी से खाया जा सके। पोंचो इसकी गिलातिन बनाना शुरू करता है और इसे तैयार करता है और टेस्ट करने का वक्त आ जाता है। सब थोड़े हेजिटेंट लगते हैं जब तक वो उन्हें इनकरेज नहीं करता, कहते हुए ये डिश मेरी दुनिया की एक चीज जैसी है। टीम अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती जब ये बात सुनते हैं और अचानक सूमा खुद को फांसाया पाता है। वो उस कहते हैं, तुम पहले टेस्ट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा। बोन एपेटिट योर मैजेस्टी। सूमा एक प्लेट उठाता है कहते हुए, ये मैंने खुद अपने ऊपर ले लिया। फिर वो उनके सामने खाना शुरू करता है और जैसे ही वो टेस्ट करता है वो बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है और शौक से खाते रहता है। उसके साथी और टीम उसे इतने जोश से खाते देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपनी प्लेट्स की तरफ दौड़ते हैं, खाने को लालच और मौत से खाते हैं। ये सीन तो ऐसा लगता है कि वो कॉम्बैट की काला छोड़कर पोंचो से खाने की काला में कम्पीट करने को रेडी हैं। और इस तरह मेरे दोस्त उस दिन का रॉयल फूड प्रोग्राम खत्म होता है, जबकि जानता खुशी और इंटरेक्शन से लंबार तरीके से भारी हुई थी। एक हफ्ते बाद सूमा अपने ऑफिस में बैठा होता है जब मेड अंदर आती है, उसे बताते हुए कि डेप्यूटी यूज मिलना चाहते हैं और रॉयल हॉल में वेट कर रहे हैं। सूमा कंफ्यूज्ड होकर देखने उठता है क्या हो रहा है और वहां मार्क्स और हकुया को पाता है। मार्क्स उसे बताता है कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहता है। सूमा पूछता है, ऐसा करना क्यों चाहते हो? मार्क्स जवाब देता है, पुराने राजा ने थ्रोन आपको दिया क्योंकि उन्होंने आपको अपने से ज्यादा इस पोस्ट के काबिल देखा, इसलिए मैं अब अपनी डेप्यूटी की पोस्ट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस रोल में खुद से बहुत बेटर देखता हूँ और मुझे उम्मीद है आप मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे। सूमा उसकी बातों से सहमत होता है, लेकिन जोड़ता है, तुम तब तक अपनी पोस्ट पर रहोगे जब तक फॉर्मल तरीके से रेजिग्नेशन नहीं दे देते। वो आदमी जवाब देता है, बहुत अच्छा। फिर हकुया बोलता है, क्योंकि मैं आपका आने वाला डेप्यूटी हूँ, यकीन करिए आपको आज छुट्टी लेनी होगी और अपना दिमाग साफ करना होगा। जब से आप यहाँ आए हैं आपने सिर्फ काम ही किया है। और असली वजह मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि एक राजा को टाइम टाइम पर एक दिन की छुट्टी लेना जरूरी है ताकि उसके नीचे काम करने वाले भी जब जरूरत हो छुट्टी ले सकें। इससे वो ज्यादा एफिशिएंसी और आसानी से काम करेंगे। सच में सूमा ये एडवाइस मान लेता है और लिशिया को ढूंढने जाता है जो
आयशा के साथ मार्शल आर्ट्स और ड्यूल प्रैक्टिस कर रही होती है। सूमा हैरान रह जाता है जब देखता है वो अपनी फाइट में मैजिक यूज कर रही हैं और उसे रियलाइज होता है वो कितनी पावरफुल हैं। अगर उनका ट्रेनिंग इतना और चलता रहा तो वो पूरी जगह बर्बाद कर सकती हैं। उस पल सूमा उन्हें बुलाता है और जब वो साथ बैठती हैं वो उन्हें बताता है कि वो डिस्गाइज में पूरे किंगडम का टूर करेंगे रिलैक्सेशन के लिए, और इसलिए वो मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स के रूप में खुद को डिस्गाइज करते हैं और एक कैरेज लेते हैं जो उन्हें किंगडम के एक शहर तक ले जाता है। वहां सूमा कहता है, अब से जब तक हम वापस नहीं आते मुझे सिर्फ नाम से बुलाना, कोई किंग नहीं, कोई प्रिंस नहीं, किसी को भी हमारी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। आयशा फिर हंसती है कहते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे दोस्त, अब से मैं तुम्हें किंगडम का राजा कहती रहूंगी लेकिन किंग नहीं कहूंगी ताकि किसी को शक ना हो। सूमा फ्रस्ट्रेशन में जवाब देता है, तुम पागल हो, मुझे लगता है जैसे मैं किसी बिना दिमाग वाले क्रीचर से बात कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस करो मेरे साथ। वो अपना रास्ता जारी रखते हैं कुछ देर तक शहर में घूमते हुए। कुछ वक्त बाद आयशा को भूख लगती है तो सूमा सजेस्ट करता है कि वो जूना के रेस्टोरेंट में खाना खाएं। पता चलता है जूना ने वहां पास में एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। सच में वो वहां जाते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं जूना उन्हें खुशी से ग्रीट करती है। सूमा तुरंत यूज कहता है, तुम्हें मैं याद हूं या नहीं, मैं चीनो किंगडम का सिल्क मर्चेंट हूँ, उम्मीद है तुम्हें मैं याद हूँ। उस पल जूना उसकी इंटेंट समझ जाती है और मुस्कुराकर जवाब देती है, जरूर मुझे याद है, तुम कैसे हो तुम। जरूर। उसने उसके आगे कोई मजाक नहीं किया लेकिन मतलब साफ था। फिर वो लंच के लिए एक टेबल पर बैठते हैं और गलातिन डिश ऑर्डर करते हैं। हम देखते हैं जूना सूमा से बहुत प्यार और मीठी बातों से बात कर रही है और सूमा उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड लग रहा है, लेकिन अचानक लिशिया बीच में आती है कहते हुए, खुद को कंट्रोल करो वरना मैं खुद मामला अपने हाथ में ले लूंगी। सूमा फिर आयशा की तरफ देखता है, उसे पूरी तरह खाने में डूबी पाता है और चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम पोंचो को उसके खाने के टैलेंट में कम्पीट करना चाहती हो। अचानक उनका ध्यान रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठी एक लड़की पर जाता है जिसके पास कोई बैठा हुआ था। फिर वो लड़की अपनी आवाज उठाने लगती है एक ऐसे तरीके से जिसे कोई समझ नहीं पाता, और आगे जो होने वाला है उसे समझने के लिए ध्यान से सुनो। ये है एल्फ्रीडन किंगडम जो अब सूमा के राज में है। किसी भी किंगडम की तरह इसके पास अपनी रक्षा के लिए मिलिट्री फोर्स है। ये है जॉर्ग, ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर जिसके पास करीब 40,000 सोल्जर्स हैं। ये है एक्सेल, नेवल फोर्सेस की कमांडर जिसके पास 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं। और आखिर में ये है कास्टर, एरियल फोर्सेस का कमांडर करीब 1,000 सोल्जर्स के साथ। कहा जाता है कि एक ड्रैगन नाइट की स्ट्रेंथ 1,000 ह्यूमन सोल्जर्स के बराबर होती है। इसके अलावा एक स्पेशल फोर्सेस भी है जो राजा और हाई ऑफिशियल्स की रक्षा के लिए है, जिनकी संख्या किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है कि ये किंगडम काफी पुराने समय में अलग अलग रेसेस के इत्तेहाद के बाद बनी थी, ह्यूमंस, बीस्ट्स, एल्व्स और हाफ ड्रैगन्स। लेकिन ह्यूमंस को किंगडम के रूलर्स के रूप में चुना गया क्योंकि उस वक्त उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि आर्मी के कमांडर्स अलग अलग रेसेस से चुने गए थे। मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन अभी के लिए काफी है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार फिर रेस्टोरेंट में वापस आते हैं जहां वो जवान लड़की कहती है, ऐसा करने की हिम्मत मत करना हल्बर्ट। पहले वो उसे टोमे जैसी मिस्टिक वुल्व्स में से एक समझ लेता है, लेकिन फिर क्लियर होता है कि वो फॉक्सेस की रेस से बिलोंग करती है, वुल्व्स से नहीं। जहां तक लिसिया की बात है, वो इस जवान आदमी को पहले से ही अच्छी तरह जानती थी। वो सूमा को बताती है कि हल्बर्ट एक प्रेस्टिजियस फैमिली से है, कभी मैजिक एकेडमी में एक नाइट था और बाद में आर्मी में सोल्जर बन गया। उनकी बातचीत आगे बढ़ती है जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि हल्बर्ट किंगडम के अंदर हंगामा मचाना चाहता है। वो जॉग जो इन्फेंट्री का कमांडर है उसके साथ जुड़ना चाहता है और नए राजा के खिलाफ कू में उसका साथ देना चाहता है। सूमा पहले से ही जॉग के साथ टकराव में था और उनके बीच कोई भरोसा नहीं था। इसी बीच वो जवान लड़की हल्बर्ट को रोकने की कोशिश करती है, उसे याद दिलाते हुए कि किंगडम बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रही है और अभी इंटरनल झगड़ा किंगडम का पूरा पतन ला सकता है, शायद दुश्मनों के लिए इन्वेजन का दरवाजा भी खोल दे। सीन फिर फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूमा हकुया के साथ बैठा किंगडम की बाउंड्रीज पढ़ रहा है। हकुया सूमा को समझाता है कि हमारे असली दुश्मन और मित्र कौन है। सबसे पहले हमारे किंगडम की सारी पड़ोसी नेशंस ना ही हमारी मित्र हैं और ना ही दुश्मन, सिर्फ अमिडोनिया किंगडम को छोड़कर। ये किंगडम खास तौर पर नए राजा और उसके जनरल के बीच फूट डालने की कोशिश करता रहता है। वो बार बार डिमांड करते हैं कि हम उन्हें अपनी जमीन में रीइंफोर्समेंट्स की तरह आने दें, लेकिन सच में वो रीइंफोर्समेंट जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। जो सोल्जर्स वो मदद के नाम पर भेजते हैं वो असल में हमारे शहरों को अंदर से कब्जा करना शुरू कर देंगे। इसी वक्त वो राजा और उसके जनरल के बीच फूट डालने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह वो मौका देखते रहेंगे बाहर से हम पर हमला करने का। सीधी बात कहूं तो वो किंगडम डीमन किंगडम से भी ज्यादा खतरनाक है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काइडे हल्बर्ट को राजा के खिलाफ जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है जब अचानक कोई उन्हें इंटरप्ट करता है। वो अपनी नजर उठाकर देखती है और सूमा को अपने सामने पाती है। लड़की वहीं जम जाती है जैसे बेहोश होने वाली हो। सूमा उन्हें एक प्राइवेट चैम्बर में ले जाता है जबकि हल्बर्ट को अभी तक पता नहीं चला कि ये कौन है। काइडे परेशान हो जाती है, डारी हुई कि राजा ने शायद उसकी और हल्बर्ट की बात सुन ली हो, लेकिन सूमा उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अचानक हल्बर्ट सूमा पर गुस्से से चीखता है, और तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले। जैसे वो अपनी आवाज और जोर से उठाता है, आयशा उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेती है, उसे उसकी जगह पे रखती है। सूमा मुस्कुराकर कहता है, छोड़ दो उसे मेरी लेडी, वो आपके सामने कुछ नहीं है। वाह, तुम तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा सख्ती से पेश आ रही हो। हल्बर्ट फिर सूमा के चेहरे को गौर से देखता है और शॉक में रियलाइज करता है कि उसके सामने खड़ा आदमी खुद राजा है।
उसकी तरफ इतना डर छा जाता है कि वो अपना होश खोने वाला हो जाता है। लेकिन सूमा उसे एक सवाल से हैरान कर देता है, जॉर्ज के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, हमारे बीच की खाई और क्यों गहरी करना चाहते हो। और हल्बर्ट कुछ बोल पाता उससे पहले सूमा आगे कहता है, रिकॉर्ड के लिए अगर तुम ये चूज करते हो तो मैं गुस्सा नहीं हूंगा। जैसे एक राजा को अपने ऑफिसर्स चुनने का हक है, वैसे ही ऑफिसर्स को हक है कि वो किसकी सेवा करना चाहते हैं। तब ये रिवील होता है कि कैडे और हल्बर्ट बचपन के दोस्त हैं। सूमा उसे फिर से एड्रेस करता है, सुनो हल्बर्ट, तुम्हें समझना होगा, कायडे स्पेशल फोर्सेज में एक मेज है जो रॉयल पैलेस की रक्षा करने की जिम्मेदार है। अगर तुम ऑपोजिशन में शामिल होते हो तो वो दिन आएगा जब तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम उसे खुद नहीं मारते तो तुम्हारे किसी साथी जरूर मारेगा। अच्छी तरह सोचो हल्बर्ट, और भेड़ की तरह अंधे होकर दूसरों का पीछा मत करो। सूमा की बातें गहरी असर करती हैं और हल्बर्ट इमोशनल हो जाता है, यकीन कर लेता है। कुछ देर बाद हम फिर से सूमा को लिशिया के साथ पाते हैं, जहां उसकी टेलीकाइनेसिस वाली मैजिक बहुत बेहतर हो गई है। एक मेड अंदर आती है बताते हुए कि हाउस मैग्ना का मुखिया जो हल्बर्ट का पिता है बाहर कायडे और बेटे के साथ वेट कर रहा है। जब सूमा बाहर आता है तीनों उसे ग्रीट करते हैं। वो तुरंत नोट करता है कि हल्बर्ट को सख्ती से डिसिप्लिन किया गया है, उसका रवैया बिल्कुल दबाया हुआ है। तब रिवील होता है कि उसके पिता राजा से माफी मांगने और बेटे के बीड़ाब अल्फाजों के लिए फॉरगिवनेस मांगने आए हैं। सूमा मुस्कुराकर जवाब देता है, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी लगता है आपने अपने बेटे को काफी पनिशमेंट दे दी है। लेकिन पिता जवाब देता है, पनिशमेंट? वो तो कुछ भी नहीं थी। जब हम घर वापस जाएंगे मैं उसे और भी सख्ती से डिसिप्लिन करूंगा। बेचारा जवान आदमी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पोजीशन में खुद को पाता है। आखिर में सूमा फिर मुस्कुराकर कहता है, शांत हो जाओ, जो हुआ वो हुआ, अब कुछ नहीं हुआ। फिर वो कैडे की तरफ मुड़ता है, तुम्हें रॉयल पैलेस में ऑफिसर की रैंक पर प्रमोट किया जाता है। खुशी से भारी वो झुकती है और गर्मजोशी से शुक्रिया कहती है। सूमा फिर हल्बर्ट की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी कैडे के साथ जाओगे और मैं चाहता हूं तुम उसके असिस्टेंट की तरह काम करो। हल्बर्ट का चेहरा खुशी से रोशन हो जाता है, राजा के लिए ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ। लेकिन उसी पल हल्बर्ट के पिता सूमा से एक गंभीर बात कहते हैं, एक बहुत जरूरी सीक्रेट है जो आपको जानना होगा, लेकिन मुझे ये सिर्फ आपको अकेले बताना होगा क्योंकि ये खुले में बताने के लिए बहुत खतरनाक है। और सच में रॉयल हॉल पूरी तरह खाली हो जाता है और सूमा ये सीक्रेट सुनकर शॉक में रह जाता है। वो अपनी जगह बैठा सोच में डूब जाता है, खुद से बोलते हुए, लगता है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है मेरे दोस्त। लेकिन पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी बात जान लेनी चाहिए। इस दुनिया में मैजिक 6 एलिमेंट्स में बांटी गई हैं, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट और आखिर में डार्कनेस की मैजिक। पहले 4 एलिमेंट्स अक्सर बैटल में यूज होते हैं, हर एक के अपने यूनिक अटैक्स और अलग पावर। जहां तक लाइट मैजिक की बात है वो हीलिंग और रिकवरी में यूज होती है, लेकिन असली आफत डार्क मैजिक में है क्योंकि वो हर मायने में एक डेडली फोर्स है, दूसरी किसी भी मैजिक से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। ये भी जाना जाता है कि कोई भी अपनी मैजिकल पावर को अपने वेपन्स में डाल सकता है, जैसा ट्रेनिंग के वक्त लिशिया और आयशा के साथ हुआ। आर्मी में एक सोल्जर की स्टैंडिंग ये डिपेंड करती है कि उसके पास कौन सी मैजिक है। फायर मैजिक ग्राउंड फोर्सेस के लिए है, विंड मैजिक एरियल फोर्सेस के लिए, वाटर मैजिक नेवल फोर्सेस के लिए और अर्थ मैजिक सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के लिए जो सीधे राजा के कमांड में होती है। जहां तक सूमा की मैजिक की बात है वो डार्क मैजिक की कैटेगरी में आती है और इसीलिए उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया जो बहुत ही रेकलेस कहा जाए तो कम नहीं होगा। वो अपनी एक पुतली पपेट पर पूरा ध्यान लगा देता है जिसे वो कंट्रोल करता था और जिसे उसने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में यूज किया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसने उसे एक एडवेंचरस पार्टी के साथ भेज दिया, एक ह्यूमन होने का बहाना करते हुए। सच में वो टीम का एक साथी बन गया। टीम को अपने नए साथी का रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे शहर के नीचे की टनल्स एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी दे दी और इस तरह एडवेंचर शुरू हुई। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांप सर्पेंट आ गया। टीम का लीडर अपनी तलवार निकालने ही वाला था जब पुतली ने खुद को उस सर्पेंट पर बेवकूफी से झोंक दिया, उसे एक पल में मार दिया। और वो यही नहीं रुकी, वो हर मॉन्स्टर जो उन्हें मिलता यूज काटना शुरू कर देती है, टीम के बाकी लोगों को फाइट करने का कोई मौका ना देते हुए, बल्कि वो मिशन पूरा करने से ज्यादा काम कर देती है। वो टनल के और अंदर जाते हैं जब एक लड़की को कुछ बहुत ही अजीब एहसास होता है और वो टीम को वार्न करती है। कुछ पल बाद एक बड़ी तबाही आती है। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक क्रीचर आता है, एक सैलमेंडर। इसकी नस्ल का जीव एक डेडली एसिड रखता है और नॉर्मल वेपन्स इसके आगे बेकार हैं। इससे लड़ना मतलब टुकड़ों में बांट जाना। टीम की सॉर्सरेस अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी साथी चीखती है, टॉक्सी तुम फायर मैजिक यूज कर रही हो और सैलमेंडर फायर के लिए पूरी तरह इम्यून है। हमारे पास इस आफत के सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, भाग जाना हिम्मत का आधा हिस्सा है। टीम अपनी पूरी ताकत से भागती है लेकिन एक अनोखी बात होती है, पुतली गिरकर जमीन पर पड़ जाती है। बाकी लोग पीछे मुड़कर उसे देखते हैं, फिर उसे बचाने का फैसला करते हैं। वो एक फ्लैश बम फेंकते हैं जो मॉन्स्टर को अंधा कर देता है और एक लड़की अपने गिरे हुए साथी की मदद के लिए दौड़ती है। लेकिन जैसे ही जीव अपना एसिड उस पर छोड़ता है, पुतली अपने आप को उसके आगे रख देती है, पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद वो लड़की को उठाकर ले जाती है और टीम साथ में टनल से सेफली भाग जाती है। हम वापस सूमा के पास आते हैं जो पुतली को हाथों में पकड़े उसे एग्जामिन कर रहा है। उस पल लिशिया अंदर आती है और हैरान होकर बोलती है, ये क्या कर रहे हो? ये पुतली पहले छोटी नहीं थी क्या, या मुझे गलत लग रहा है? वो उसे जवाब देता है, हाँ वो छोटी थी, लेकिन मैंने एक क्राफ्ट्समैन से इन स्पेसिफिकेशंस के साथ एक दूसरी बनवा ली। इसी पर वो पूछती है, क्या ये वही मिस्टीरियस एडवेंचरर है जिसकी बात किंगडम में हो रही है? वो जवाब देता है, बिल्कुल सही, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगा। वो जवाब देती है ठीक है। दूसरे दिन हम रॉयल हॉल में वापस आते हैं जहां सूमा पैलेस के सारे ऑफिशियल्स को इकट्ठा करता है उनके पिछले वक्त की कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। वो उन्हें कहता है तुम्हारी वजह से हम एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर पाए हैं और ये हमें हमारे रॉयल प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद करेगी। फिर हमें सूमा के सपने के बारे में पता चलता है, एक नया कोस्टल सिटी बनाना जो पूरे किंगडम की सेवा करेगा, रोड से जुड़े हुए जो रियम के हर कोने तक पहुंचे, जिससे सिटीज के बीच खाना और रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए। उसका मकसद था कम कीमत पर खाने की सप्लाई देना, जानता और किंगडम दोनों की मदद के लिए। वो जोड़ता है अभी किंगडम में खाने की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दें और कॉटन की फार्मिंग को फूड क्रॉप्स में बदल दें तो हम फूड क्राइसिस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बाद में रॉयल हॉल में सूमा अपने एड्स के प्रति एक बार फिर अपना शुक्रिया जाहिर करता है, उन्हें उनकी मेहनत के लिए कंटिन्यूअस 5 दिन की छुट्टी देता है। ऑफिशियल्स खुशी से भर जाते हैं। उसके बाद सूमा अपने ऑफिस में थोड़ी देर रेस्ट करता है। अगले दिन वो लिशिया और आयशा को लेकर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहां उसे रॉयल गार्ड का कैप्टन लुडविन ग्रीट करता है जो सल्यूट करता है और फिर उसे अपने टेंट में ले जाता है एक गंभीर खबर देने के लिए। वो कहता है कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक ट्राइब रहती है, वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने से पूरी तरह मना कर रहे हैं किसी भी हाल में। उनका रीजनिंग ये है कि उनकी लेजेंड के हिसाब से ये जमीन एक लके बीस्ट की है और इस पर कुछ भी बनाया गया तो एक बहुत बड़ी तबाही इस पूरे एरिया को लपेट लेगी। उस पल सूमा चौंक जाता है और लुडविन से कहता है मैं इस ट्राइब के किसी इंसान से तुरंत मिलना चाहता हूँ। लुडविन जवाब देता है जगह बहुत दूर नहीं है, मैं आपको उनके चीफ के पास ले जाता हूँ। सच में वो ट्राइब के चीफ के पास जाते हैं, लेकिन वो आदमी लुडविन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे सख्ती से कहता है मेरे सामने से हटो, इससे पहले मैं तुम्हारी आंख में अपनी मुष्टि से मारूं। यहाँ सूमा बीच में आता है कहते हुए चीफ हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस लेक मॉन्स्टर की सच्चाई क्या है। चीफ उस घमंड से पूछता है और तुम कौन हो, तुम्हारा ख्याल क्या है। सूमा जवाब देता है मैं किंगडम का नया राजा हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी शॉक में रह जाता है। फिर वो उसके घर में अंदर आते हैं और वो सूमा को एक्सप्लेन करना शुरू करता है मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ वहां कुछ भी मत बनवाना। पुराने समय से जिसने भी वहां कुछ बनाया लेके मॉन्स्टर आया और उस जगह को उसके साथ वहां मौजूद हर इंसान को खा गया। उस वक्त से किसी ने भी वहां कुछ बनाने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ा आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है, जैसे वो बात करता है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। फिर वो पूरे एरिया का एक नक्शा निकलता है। इसी पर सूमा कहता है मुझे दिखाओ इस लेक मॉन्स्टर की जगह कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे हो। सूमा गार्ड्स के साथ पैलेस वापस आता है इस मामले पर हकुया से बात करने के लिए। हकुया कहता है ये क्या बेवकूफी है, मुझे मत बताओ कि तुम उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन कर रहे हो। सूमा जवाब देता है लेक मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये लेजेंड्स हैं, जरूर पिछली जनरेशंस कुछ मैसेज देना चाहती थी हमें कि हम उस खास जगह पर कभी घर न बनाएं। फिर सूमा इस बात पर फोकस करता है और कहता है कि शायद ये लेक मॉन्स्टर असल में एक सुनामी है और क्योंकि सुनामी वाली जोन कंस्ट्रक्शन साइट का ही हिस्सा है। सवाल ये है क्या प्रोजेक्ट कैंसिल करें या नहीं। फिर वो फैसला करता है नहीं, प्रोजेक्ट हर हाल में बनाया जाएगा लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। वो जगह सीपोर्ट बनाने के लिए अच्छी थी, लेकिन सुनामी के खतरे की वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है, इसलिए हम पोर्ट किसी दूसरी जगह बनाएंगे। वो साफ तौर पर कहता है हमें पता है कि सुनामी से पहले एक भूकंप आता है और वही हमारा अर्ली वार्निंग बनेगा। उस वक्त लोगों को कोस्ट से हटाकर ऊंची जगह पर ले जाना होगा, ये रॉयल प्रोजेक्ट के प्लान का हिस्सा होगा। हकुया बीच में आकर कहता है तो हमें ऐसी इवैक्यूएशन शेल्टर्स भी बनानी होंगी जो किसी भी वक्त उसे हो सकें, साथ ही उनके लिए क्लियर रास्ते होने चाहिए। और इस तरह वो रॉयल प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करना है इसकी प्लानिंग शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं लिसिया को सूमा के लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस होने लगा है। दूसरी तरफ हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहाँ नई रोड्स बनाई जा रही थी। वहां हमें हल्बर्ट मिलता है, याद है ना तुम्हें मेरे दोस्त। वो बहुत ज्यादा थकान के साथ काम कर रहा था, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी जब अचानक कैडे उसके सामने आकर खड़ी होती है और पूछती है काम रोक क्यों दिया। वो चिढ़ते हुए जवाब देता है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो कायडे। वो सख्ती से जवाब देती है तुम्हारा दिन खराब है, मुझे कायडे कहो और कुछ नहीं। यहाँ तुम मेरे कमांड के नीचे काम करते हो और मेरे ऑर्डर्स को सबसे पहले मानो। छोटी सी बात में तुम सिर्फ मेरे अथॉरिटी के नीचे एक सोल्जर हो। इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ काम कर रहे सब लोग स्पेशल आर्मी के सोल्जर्स थे जो राजा की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन सूमा ने उन्हें कुछ वक्त के लिए रोड कंस्ट्रक्शन में लगा दिया था ताकि काम पीछे न रह जाए। ब्रेक के वक्त हल्बर्ट और कायडे साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं जब अचानक सूमा उनके सामने आता है। हल्बर्ट घबरा जाता है, तुरंत खड़ा होकर सल्यूट करता है, लेकिन सूमा उस कहता है शांत हो जाओ मेरे दोस्त, ऐसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मुझे नाम से बुलाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपना साथी मानता हूँ। फिर सूमा कंस्ट्रक्शन के काम को देखने जाता है और वो उनकी अचीवमेंट से बहुत खुश होता है, खासकर क्योंकि उसने उन्हें कॉन्क्रीट मटेरियल से रोड्स बनाना सिखाया था, रास्तों पर लैंप पोस्ट लगाना और सेक्रेड फॉरेस्ट से लाए गए बहुत से पेड़ भी लगाना। हमें पता चलता है कि ये रक्षा के पेड़ हैं क्योंकि ये ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज
चीज निकालते हैं जो मॉन्स्टर्स को डरा देती हैं और उन्हें पास आने से रोकती हैं। ये जरूर आयशा का आइडिया था। कुछ देर बाद एक अजीब चिड़िया उनके ऊपर चक्कर काटने लगती है। सूमा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये स्पीसीज मैसेज भेजने के काम आती है। वो सेक्रेड फॉरेस्ट से आई थी आयशा के लिए एक लेटर लेकर। जब वो यूज खोलती है, शॉक में रह जाती है। ये डार्क एल्व्स के चीफ, जो आयशा के पिता हैं, की तरफ से था। लेटर में पिछले दिन हुई एक तबाही की बात थी। लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने कई ट्राइब मेंबर्स की जान ले ली थी और बहुत लोग अभी भी मिसिंग हैं। उन्हें पता नहीं क्या करें। आयशा बहुत हिल जाती है और रोने लगती है। जब सूमा उसे देखता है, वो तुरंत सोचने लगता है इस आफत का जवाब कैसे दिया जाए। वो कायडे को ऑर्डर देता है कि एरिया में मौजूद सब लोगों को इकट्ठा करें ताकि वो सेक्रेड फॉरेस्ट बचाने के मिशन के लिए तैयार हो सकें। फिर वो आयशा को रियश्योर करता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि तुम हमें फॉरेस्ट तक पहुंचाने में मदद कर सको। वो जोड़ता है, हमें जल्दी से जल्दी डिजास्टर साइट तक पहुंचना होगा। कायडे दौड़कर सोल्जर्स इकट्ठा करती है, जबकि सूमा लिशिया को रॉयल पैलेस भेजता है, वहां से रेस्क्यू टीम्स और सब तरह के वेपन्स भेजवाने के लिए। वो तुरंत ऑर्डर पूरा करती है। उसके बाद सूमा आयशा से पूछता है, फॉरेस्ट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वो जवाब देती है, घोड़े से तो आधे दिन से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर हम मार्च करके जाएं तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। इसी पार सूमा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अगर 2 दिन लग गए तो बहुत लोग पहले ही मार चुके होंगे, हमें जल्दी किसी सोल्यूशन का जुगाड़ करना होगा। लेकिन उससे रियलाइज होता है कि सिर्फ एक ही घोड़ा अवेलेबल है, वो जो सूमा की रॉयल कैरेज खींचता है। अचानक सूमा हाल्बर्ट से कहता है, हमें सेक्रेड फॉरेस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बताओ क्या इस दुनिया में ट्रांसफर मैजिक जैसी कोई चीज होती है? हाल्बर्ट जवाब देता है, मेरे दोस्त, ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं होती, हम तो सिंपल लोग हैं। सूमा परेशान हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। लेकिन उसी पल उसकी नजर उन जानवरों पर जाती है जो पठार और बिल्डिंग मटेरियल्स उठाते हैं। वो चीख उठता है, भगवान ने हमें रास्ता दे दिया है। फिर वो ऑर्डर देता है कि उन जानवरों का उसे सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाए। और सच में मेरे दोस्त, वो उसी दिन सेक्रेड फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। वहां डार्क एल्फ चीफ सूमा का इस्तकबाल करने आता है, उसे शुक्रिया कहते हुए कि वो खुद मदद की पुकार पर आया। लेकिन सूमा जवाब देता है, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी जो जरूरी है वो ये है कि लोगों को बचाया जाए। मैं सारे सोल्जर्स लाया हूं जो मेरे साथ थे, और बाकी रेस्क्यू टीम्स और रिलीफ यूनिट्स अगले 2 दिनों में पहुंच जाएंगी। फिर वो चीफ से पूछता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। चीफ यूज बताता है कि एक लैंडस्लाइड भारी बारिश के साथ फॉरेस्ट के एक हिस्से में आई, जिससे कई मौत हुई और बहुत से लोग मिसिंग हैं। उनकी हालत अभी भी पता नहीं। सूमा चीफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो मिसिंग लोगों की लिस्ट लिख दें, हमें उन्हें एक एक करके ढूंढना होगा। मैं चाहता हूं एक ग्रुप माउंटेन की चोटी पर तैनात रहे, और अगर उन्हें कुछ अजीब महसूस हो वो तुरंत हमें अलर्ट करें, क्योंकि जब हम मिसिंग लोगों को ढूंढ रहे हैं दोबारा लैंडस्लाइड भी हो सकता है। इसी वक्त आयशा बीच में आकर कहती है, ये जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी और ऊपर से एरिया का ऑब्जर्व करूंगी। सूमा फिर सोल्जर्स इकट्ठा करता है और प्लान समझाता है, खुद का ख्याल रखना और अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तुरंत वहां से हट जाना। और सच में सोल्जर्स मिसिंग लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं और सूमा खुद भी इस कोशिश में शामिल हो जाता है। अचानक सूमा पास से एक आवाज सुनता है। वो उस तरफ दौड़ता है, चीख कर कहता है, हल्बर्ट जल्दी मेरे साथ खुदो। और सच में वो उन मिसिंग लोगों में से एक को ढूंढ निकालते हैं और उसे सेफ जगह ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सूमा ने अपनी मैजिक से एक लकड़ी का चूहा बनाया था, जिसे वो कंट्रोल करता था टाइट जगहों में मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए। दिन खत्म होने तक हमें पता चलता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और उस एक्सीडेंट का हर मिसिंग इंसान ढूंढ लिया गया। उस पल डार्क एल्फ चीफ सूमा के प्रति गहरी ग्रैटिट्यूड जाहिर करता है। अगर तुम यहाँ नहीं होते मेरे बेटे, तो ये सब लोग अब तक मारने वालों में शामिल हो गए होते। बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक आयशा दौड़ते हुए आती है सूमा को बताने के लिए कि रिलीफ कन्वॉयज और एड सप्लाईज पहुंच गई हैं। सूमा इस खबर से बहुत खुश होता है और एक शांति और भरोसा का माहौल फैल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट, चीफ का भाई, कहता है अब उनकी मौजूदगी बेकार है, वो सच्चाई को बदल नहीं सकते। सूमा जवाब देता है, उनकी मौजूदगी जख्मियों की मदद करेगी और जिनके घर टूट गए हैं उनके लिए नए घर बनाएगी। बहुत सी चीजें करनी है ताकि जो यहाँ बच्चे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन रॉबर्ट उसे गहरे दुख से देखता है और कहता है, एड कभी मुर्दों को वापस नहीं लाएगी। तब पता चलता है कि रॉबर्ट की बीवी इस आफत में मर गई थी, जबकि उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उस ट्रेजेडी के बाद से वो शॉक में है, गम से भरा, अपनी हार पर बिल्कुल रोटा हुआ। कुछ समय बाद कैरेजेस फॉरेस्ट से हटना शुरू करती हैं, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके। लेकिन सूमा बहुत परेशान दिखता है। मैं फूड और इंटरनल वॉर्स के मामलों में इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि मैंने एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी यानी किंगडम को किसी भी खतरे के लिए तैयार करना भुला दिया। मुझे रियम के हर कोने में रेस्क्यू और रिलीफ यूनिट्स बनानी होंगी। मैं अपनी राजगड्डी में और किसी को मरने नहीं दूंगा। उसका दिल गम से भारी है। बाद में हम देखते हैं जूना उसे देखने आती है। वो उसके चाम्बर के दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर आती है। उसे पाती है काम करते हुए, अपने बेड पर लेते लेते भी। वो उसे कहती है, मैंने सुना है तुम बहुत वक्त से सोए नहीं हो। वो जवाब देता है, हाँ, मेरा बदन थोड़ा ठाका हुआ है, लेकिन बहुत से काम पहले पूरे करने हैं
और वैसे भी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। उस पल जूना उसके पास बैठ जाती है और उसे बेड पर ठीक से लेटे रहने के लिए कहती है। वो प्यार से उसका कंधा ठपठपटी है, कहते हुए तुम्हें रेस्ट करना होगा, और अगर तुम लिशिया और मिनिस्टर्स के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है तुम कितना थक गए हो। उसके बाद सूमा एक गहरी नींद में डूब जाता है, जबकि जूना उसके पास धीरे से गाना गाते हुए बैठी रहती है। इसी बीच हम 3 मिलिट्री कमांडर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं जो राजा के खिलाफ कू की सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ एक्सेल नेवी का कमांडर रिबेलियन के आइडिया का विरोध करता है, कैस्टर से कहते हुए हमें इंटरनल झगड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे किंगडम सिर्फ विदेशी इन्वेजन के लिए खुला हो जाएगा। और जैसे एमिडोनिया ने राजा को हटाने वाली आर्मी की तरफ सपोर्ट का मैसेज भेजा है, जरूर उन्होंने राजा की तरफ से हमारे खिलाफ सपोर्ट का मैसेज भी भेजा होगा। फिर एक्सेल जॉक की तरफ मुड़ती है और पूछती है, और तुम्हारी क्या सोच है इस हंगामे के बारे में? वो जवाब देता है, मैंने फैसला कर लिया है कि ये राजा राज करने के काबिल नहीं है। एक्सेल पूछती है, और किस आधार पर तुमने ये फैसला किया? वो जवाब देता है, उसने उन सीनियर ऑफिशियल्स को हटा दिया जिन्होंने दशकों से किंगडम की सेवा की है, और उसके अलावा वो दूसरी दुनिया से आया है और हमारी हिस्ट्री या रस्मों के बारे में कुछ नहीं जानता। एक्सेल और जोर डालती है, क्या तुम ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि खुद थ्रोन हासिल कर सको? वो जवाब देता है, नहीं, मैं इस नए राजा के खिलाफ कू करूंगा और उसे हटाऊंगा, फिर थ्रोन हमारे पुराने सॉवरेन को वापस दे दूंगा ताकि चीजें फिर से अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ सकें। दूसरी तरफ हम अमिडोनिया किंगडम में शिफ्ट करते हैं, जहां राजा गायस जॉग से मिलने वाला लेटर पढ़ रहा है, जिसमें जॉग ने नए राजा को हटाने के लिए रीइंफोर्समेंट्स मांगे थे। हमेशा की तरह गायस एक पल के लिए भी सोच में नहीं पड़ा और मदद भेजने के बहाने उस किंगडम को कब्जा करने का फैसला कर लिया। उस पल उसका बेटा जूलियस बीच में आता है, कहते हुए, ये तो सच में एक क्रिमिनल सोच है, आप तो एक इंसान के रूप में शैतान हैं पिताजी। राजा ठंडी आवाज में जवाब देता है, एग्जैक्टली। इसी बीच हम देखते हैं हकुया सूमा के साथ अपने ऑफिस में बैठा है, उनके आसपास हो रही घटनाओं की डिटेल्स बता रहा है। दोनों सोच रहे हैं कि किंगडम के दरवाजों पर खड़ी इस बड़ी थ्रेट का सामना कैसे किया जाए, लेकिन सूमा खुद को इस दुनिया में बनाए अपने परिवार के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता। उनकी सुरक्षा के लिए गहरी फिक्र में डूब जाता है। लगता है सूमा, हम वापस अमिडोनिया किंगडम में आते हैं, जहां राजा अपनी फोर्सेस इकट्ठा करता है और उनके सामने डिक्लेयर करता है, जिस पालग्राउंड फोर्सेस का कमांडर राजा के खिलाफ रिबेलियन में उतरेगा, हम साउथ से किंगडम पर कब्जा कर लेंगे। अचानक वहां मौजूद एक शख्स बेखबरी भारी गुहार लगाते हुए बीच में आता है, मेहरबानी करके मेरे आका एक और जंग में ना उतरें। अगर हम अभी जंग शुरू करते हैं, हमारी जानता भूखी मर जाएगी, हम ऐसा बोझ उठा नहीं पाएंगे। लेकिन राजा अपने थ्रोन से उतारकर अपने पैर से उसके चेहरे पर मार देता है, चीख कर कहते हुए, जब से नए राजा ने थ्रोन लिया है, उनकी फोर्सेस मजबूत होती जा रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व हो रही हैं। क्या हम खुद खाली बैठे रहें जब तक वो हमसे आगे निकल जाएं? वो आदमी जवाब देता है, और एल्फ्रेडन किंगडम के मजबूत होने में क्या नुकसान है? आखिर में हमें सबको मिलकर डीमन किंगडम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। राजा इतना गुस्सा होता है कि उसे मरने ही वाला होता है, लेकिन प्रिंस तुरंत बीच में आता है, एक डिक्री तैयार करके उस मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाता है और उसे रॉयल पैलेस से हमेशा के लिए निकाल देता है। हम वापस सूमा की तरफ आते हैं, जो लिशिया से बात कर रहा होता है, उसे बताते हुए कि उसकी 3 आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग है। सच में वो सब एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं जिसमें मैजिकल स्टोन्स लगी हुई हैं। वहां सूमा उन्हें एड्रेस करता है, मुझे पता है ये पहली बार है कि हम सब साथ में मिले हैं। मैं सूमा हूँ, वो नया राजा जिसे पुराने राजा ने अपनी मर्जी से थ्रोन दिया। उस पल कमांडर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं नए सॉवरेन के सामने। अचानक सूमा सख्ती से बोलता है, बस हो गया, अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर्स तोड़ना जारी रखते हो, मैं तुम्हें किंगडम के गद्दार समझूंगा और उसके नतीजे तुम्हारे फेवर में नहीं होंगे। एक्सेल राजा से पूछती है कमांडर्स के लिए उसके असली इंटेंशंस क्या हैं। वो जवाब देता है, मुझे कमांडर्स के प्रति कोई बुरी नियत नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, जैसा अभी हाल है, हमारी आर्मी बिखरी पड़ी है, हर यूनिट अपने लीडर के सीधे कमांड के नीचे है। इसका मतलब है कि राजा के पास खुद उनके ऊपर कोई असली अथॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं इरादा रखता हूँ कि आर्मी को अपने सीधे कमांड के नीचे एकजुट करूं। कमांडर्स अपनी पोजीशंस रखेंगे, लेकिन ताकत की लगाम मेरे हाथों में रहेगी। ये बातें कैस्टर को पसंद नहीं आती और वो जोर से प्रोटेस्ट करता है, लेकिन सूमा आगे बढ़ता है, किंगडम की बाउंड्रीज पर मंडरा रहे खतरों की भारी भरकम सच्चाई समझाते हुए, मेरे ऑर्डर्स मानो, तुम कुछ नहीं खोयोगे, और अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी में फेल हो रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ हटाओ नहीं, मुझे मार दो। कमांडर्स उसकी बातों से हैरान रह जाते हैं, खासकर एक्सेल, जो नए राजा के सपोर्ट का ऐलान करती है और उसके डिसीजन को एंडोर्स करती है। लेकिन कैस्टर शामिल होने से मना कर देता है, खुले तौर पर अपना विरोध ऐलान करता है। वो लिशिया की तरफ मुड़ता है और उसके पिता पुराने राजा के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है, मेरे पिता ने अपनी पूरी मर्जी से थ्रोन छोड़ा था, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। जब मैंने उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि सूमा उनसे ज्यादा इस किंगडम को चलाने के काबिल है। इसी पर कास्टर भी जिद से जवाब देता है, चाहे ये सच हो, मैं तुम्हें कभी राजा नहीं मानूंगा। और इस बात के साथ वो अपना रिबेलियन ऐलान करता है, जॉग के कू में शामिल हो जाता है। उस पल सूमा जॉग की तरफ मुड़ता है, ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर से मॉकिंगली कहता है, जरूर, मैं तुमसे ये पूछने की जहमत नहीं करूंगा कि तुम मेरे साथ हो या खिलाफ, तुम ही हमारी सारी मुसीबतों की जड़ हो। इसके बावजूद सब एक साफ रूल पर सहमत होते हैं, अगर उनके बीच जंग होती है और कमांडर हार जाता है, उसके सोल्जर्स राजा का साथ देंगे, और उल्टा अगर राजा हार जाता है तो इसका उल्टा होगा। उन्होंने ये भी प्रॉमिस
किया कि टकराव आम जानता और बेगुनाह लोगों से दूर ही होगा। यहाँ लिशिया आगे आती है और जॉक को आवाज देती है। अचानक वो अपने बाल काट देती है और उन्हें हवा में फेंक देती है, एक गंभीर इशारा उसके खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए। काउंसिल उस पाल खत्म हो जाती है। उसके बाद सूमा एक्सेल से बात करने जाता है, इस दुख से भारी कि वो कैस्टर और जॉक को अपने साथ खड़ा करने में नाकाम रहा। अचानक हमें पता चलता है कि जूना एक्सेल के साथ मौजूद है और ये साफ हो जाता है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। हमें पता चलता है कि एक्सेल सूमा के साथ उस पल से ही जुड़ी हुई है जब उसने थ्रोन संभाला था। इसी बीच हम अमिडोनिया के शासक जूलियस गायस के बेटे की तरफ मुड़ते हैं, जिसने करीब 3000 सोल्जर्स इकट्ठा कर लिए हैं और एल्फ्रिडन पर इन्वेजन का फैसला ले लिया है उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए। वो जिद से ऐलान करता है, हमारे किंगडम तक पहुंचते पहुंचते राजा और उसका जनरल एक दूसरे को खत्म कर चुके होंगे। लेकिन सूमा इस बात से अनजान नहीं है। सूमा अपने साथियों के साथ पूरी तरह इस सबसे आगाह है और आश्चर्य की बात यह है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। फिर हम एक दूसरे शासक गायस की तरफ जाते हैं जो एल्फ्रिडन के एक शहर की सीमा पर खड़ा है, 5000 से कम सोल्जर्स की आर्मी के साथ। शहर का गवर्नर गायस से गुहार लगाता है हमला ना करने के लिए, कहते हुए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं शहर आपको स्वरूप दे दूंगा, लेकिन मुझे एक मौका दें सोल्जर्स को अपने हथियार छोड़ने के लिए समझाने का, क्योंकि जानता का बहुत हिस्सा 90% से ज्यादा आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है। गैस गुस्से में जवाब देता है, मैं तुम्हें इस धरती से मिटा सकता हूं, अपनी बेजारी दिखाते हुए। लेकिन उसका बेटा बीच में आता है, कहते हुए, हमारा मकसद रॉयल सीट तक बिना नुकसान पहुंचना है। ऐसी ट्रिवियल लड़ाई में सोल्जर्स कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। शहर हमारे हाथ में हर हाल में आ जाएगा। सच में गायस शहर के गवर्नर की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं शहर के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देता हूं, अगर तुम इसे अपनी मर्जी से स्वरूप दे दो। गवर्नर उसकी बात को सीरियसली लेता है और तुरंत शहर वापस जाता है, जानता को सरेंडर के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने। दूसरी तरफ हम एक बड़ी तबाही के गवाह बनते हैं। जॉक के सोल्जर्स की एक भारी फोर्स किंगडम के एक फोर्ट्रेस पर हमला करती है, एक बहुत ही खौफनाक जंग शुरू करते हुए। संख्या का फर्क बहुत साफ है। फायर मेजेस और आर्चर्स फोर्ट्रेस को लगातार बम्बार्ड कर रहे हैं, जबकि किंगडम अंदर से जल रहा है और बाहर से एक तूफान आके उसे घेरे ले रहा है। अब इस कैओस में सूमा क्या करेगा? यहाँ हल्बर्ट सामने आता है, अपनी फायर मैजिक अपने स्पेयर में डालते हुए उसे नीचे खड़े सोल्जर्स पर फेंकता है, एक सच में तबाही वाली ताकत छोड़ते हुए। लेकिन जैसा कहा जाता है, संख्या हिम्मत पर भारी पड़ती है। और भी बुरा ये कि दुश्मन की आर्मी अपने साथ 3 बड़े डिस्ट्रक्टिव कैनन्स लाई है और फोर्ट्रेस की दीवारों को बम्बार्ड करना शुरू करती है, जो पहले से ही गिरने लगी हैं। कैडे और हाल्बर्ट एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। अचानक एक फिगर गरुण रफ्तार से उन प्रोजेक्टाइल्स के बीच चलता है, उन्हें फोर्ट्रेस की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही तोड़ता है। हमें पता चलता है कि वो डार्क एल्फ ट्राइब का एक बहुत ही माहिर हंटर है, जो फॉरेस्ट में बचाए जाने के बाद किंगडम के सोल्जर्स से जुड़ गया था। उसकी स्किल हैरान कर देने वाली है। वो आसानी से प्रोजेक्टाइल्स को तोड़ देता है। फिर फोर्ट्रेस के दरवाजे खुलते हैं और राजा के सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी तड़ाड़ बाहर निकलती है, कैनन्स को खत्म करने के मकसद से और वापस फोर्ट्रेस में आने के लिए। और सच में वो कामयाब होते हैं, जंग का रुख पूरी तरह बदल देते हैं। सोल्जर्स जॉक को इस बात की खबर देने जाते हैं, बताते हुए कि 3 के 3 कैनन्स पलक झपकते ही खत्म कर दिए गए। जॉक गुस्से में आ जाता है और उन्हें ऑर्डर देता है, ये जंग लंबी लगती है, अभी पीछे हटो और अपनी साफ संभालो। इसी बीच हम गायस की तरफ वापस आते हैं, जो बहुत गुस्सा दिख रहा है क्योंकि शहर के दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं। वो अपने बेटे को ऑर्डर देता है सोल्जर्स को लड़ाई के लिए तैयार करने। अचानक एक अनोखी बात होती है, शहर के अंदर से एक डरा देने वाली आवाज उठती है, जैसे सोल्जर्स अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। शहर का गवर्नर तुरंत गायस की तरफ दौड़ता है, बहुत ज्यादा माफी मांगते हुए और इस देरी के लिए फॉरगिवनेस मांगते हुए। गायस सख्ती से जवाब देता है, तुमने मुझसे शहर के सरेंडर का वादा किया था। गवर्नर एक्सप्लेन करता है, मुझे देरी हुई क्योंकि मैं अंदर के सोल्जर्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानता ने मौत को सरेंडर के ऊपर चुना। उस पल गायस का गुस्सा भड़क जाता है, वो अपनी तलवार निकालता है मारने के लिए तैयार, लेकिन गवर्नर गायस को सोने का एक बैग देता है, गुहार लगाते हुए, मुझे कल एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे तक का वक्त दें। अगर मैं ये कर दिखाता हूँ तो ये सोल्जर्स को दिखाएगा कि आप एक नोबल और समझदार राजा हैं। राजा उसकी बातों से खुश होकर मान जाता है, ठीक है, कल तक तुम्हें वक्त है, लेकिन उसके बाद खुद को दोषी मत समझना। आगे हम देखते हैं शहर का गवर्नर एक्सेल के साथ बैठा है। दोनों सूमा के बनाए प्लान के मुताबिक वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं जंग में जीत पाने के लिए। अगले दिन जॉक के सोल्जर्स किंगडम के फोर्ट्रेस पर अपना हिंसाक हमला जारी रखते हैं, जबकि कैडे और हाल्बर्ट जितना हो सके अपनी जगह संभालते हैं। हम वापस गायस की तरफ आते हैं। दोपहर 12 बजे गुजार गए हैं और शहर अभी भी बंद है। वो गुस्से में चीख उठता है, ये होना ही होगा, और सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। उसकी सहन शक्ति साफ खत्म हो चुकी है। उस पल हल्बर्ट सामने आता है और ड्रैगन नाइट्स फोर्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं। हैरानी फैल जाती है। वो खुद से बोलता है, लगता है ये आखिरी वक्त है, मैं मारूंगा। हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां कैस्टर ड्रैगन कैसल में अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है। लगता है सूमा सच में एक इंसाफ पसंद राजा है और हमने उसके साथ गलत किया, लेकिन घमंड मुझे अपना जंग का फैसला बदलने से रोकता है। सर्वेंट जवाब देता है, बाकी बच्चे ड्रैगन नाइट्स उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कैस्टर 100 से ज्यादा नाइट्स को जुड़ने की इजाजत नहीं देता, बाकी कासल छोड़ देते हैं। वो जोड़ता है, मुझे जॉक के साथ लड़ने में कोई अश्वभी नहीं है, लेकिन मैं उन करप्ट ऑफिशियल्स के साथ नहीं खड़ूंगा जो उसके साथ जुड़े हैं। मेरे
पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी आखिरी सांस तक इज्जत से लड़ना। फिर कैस्टर को पता चलता है कि सूमा ड्रैगन कासल पहुंच गया है और उसे बताया जाता है कि वो अपने साथ एक वॉरशिप लाया है। वो शॉक में रह जाते हैं जब बड़े जीव उस शिप को फोर्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं। कैस्टर नोट करता है कि सूमा ने शिप पर एक व्हील लगवाया है जिससे वो जमीन और समुंदर दोनों पर चल सके। अचानक स्टोन टैबलेट से सूमा की तरफ से एक मैसेज आता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरे पास काफी सोल्जर्स नहीं थे और मैं अंदर नहीं जा सका, इसलिए मुझे ये शिप यूज करनी पड़ रही है। हम देखते हैं फायरबॉल्स ड्रैगन कासल पर गिर रही हैं, जिस पर कास्टर हंसता है, सूमा तुम बहुत ही होशियार हो, मैं तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ, योर मैजेस्टी। जब सूमा उसे सरेंडर करने और उसके साथ जुड़ने का ऑफर देता है, कास्टर जवाब देता है, उतना नहीं, मुझे इज्जत आसानी से फोर्ट्रेस सरेंडर करने से ज्यादा प्यारी है। अचानक कम्युनिकेशन कट जाता है और आग कासल को लपेटने लगती है। कास्टर अपने सोल्जर्स इकट्ठा करता है और तुरंत उड़े जाते हैं। जब वो शिप के पास पहुंचते हैं, एंटी शिप कैनन्स, डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्टाइल्स चलाते हैं जिनसे उन्हें बचना पड़ता है। वो फिर बहुत ही नीची हाइट पर उड़ने का फैसला करते हैं ताकि वो शिप के व्हील्स पर हमला कर सकें। ड्रैगन नाइट्स आसानी से तीरों से बचते हैं, शिप पर हमला करते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं, सिर्फ ये जानकर कि वो खाली थी, अंदर सिर्फ एक डमी जैसी चीज थी। लगता है सूमा ने उनके लिए एक जाल बिछाया था। कार्ला अपने पिता की इस हालत से शॉक में रह जाती है और नाइट्स तुरंत कासल की तरफ वापस दौड़ते हैं। ड्रैगन कासल के अंदर सूमा कामयाबी से फोर्ट्रेस तोड़ता है और कास्टर के आमने सामने आ जाता है, जो उसकी होशियारी से हैरान है, समझ नहीं पाता रिएक्ट कैसे करें। कास्टर कहता है, सूमा ये है पुलमैन, मेरा सर्वेंट, एरियल फोर्सेस का एक बेहतरीन कमांडर, अगर मुझे कुछ हो जाता है मुझे पता है तुम समझ जाओगे। वो अपने आदमियों को पीछे करता है उसका सामना करने के लिए। आयशा स्किल से कास्टर का अटैक रोक लेती है, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पाती है, फिर भी उसे दीवार से टकराती है। वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन लिशिया उसे सपोर्ट करती है, अपनी मैजिक से कास्टर पर हमला करके उसका असॉल्ट रोकते हुए। अचानक आयशा कास्टर पर एक निर्णायक वार करती है, उसकी पूरी ताकत तोड़ती है और वो पावरलेस जमीन पर गिर जाता है, अपनी हार मानता हुआ। वो लिशिया से पूछता है, क्या सूमा सच में एक इंसाफ पसंद राजा है? और जवान लड़की जवाब देती है कि सूमा इस किंगडम में राज करने वाला सबसे बेहतरीन राजा है और अगर उसके पिता सूमा के खिलाफ लड़ रहे होते तो वो उनके साथ खड़ी होती। इसके बाद हम देखते हैं आयशा एक अजीब कॉलर लेके आती है कास्टर के गले में डालने के लिए। ये कॉलर स्लेव्स और जंग के कैदियों के लिए होती है। जिसे ये कॉलर पहनाया जाता है उसका मालिक डिसाइड करता है किसे वो पहनाई जाए और अगर स्लेव अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की सोचे उसका अंजाम तुरंत ही तय हो जाता है। उसके बाद कार्ला कासल में पहुंचती है, एक खिड़की तोड़ के अंदर आती है। वो अपने पिता को इस हालत में देखकर शॉक में रह जाती है, बदला लेने की चाह में, लेकिन कास्टर उसे बताता है कि मामला खत्म हो गया है, जंग का फैसला हो चुका है। लड़की मान जाती है और आयशा उसे भी सर्विट्यूड का कॉलर पहना देती है। इसी बीच कैस्टर पुलमैन से बात करता है, उसे एयर फोर्सेस का कमांडर नियुक्त करते हुए और तेजी से अपने नाइट्स को इकट्ठा करके जॉग की तरफ बढ़ता है। हम वापस हल्बर्ट की तरफ आते हैं जो पहले ड्रैगन नाइट्स को फोर्ट्रेस की तरफ आते देखकर बहुत डरा हुआ था। उसे लगा था कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन वो खुशी से भर जाता है जब रियलाइज करता है कि सूमा ने कामयाबी से ड्रैगन कासल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। कुछ देर बाद सूमा फोर्ट्रेस पहुंचता है। हल्बर्ट को ग्रीट करते हुए उसे बताता है कि वो वादा के मुताबिक एरियल वेपन ले आया है। हल्बर्ट जवाब देता है कि वो अपनी जगह प्लान के मुताबिक मजबूती से खड़ा रहा। फिर मजाक में कहता है, एक दिन और आधा भी नहीं हुआ और मैंने तुम्हें उनके साथ छोड़ दिया था। कुछ ही देर में हल्बर्ट सूमा को डांटने लगता है, उस वक्त हुई घटनाओं के लिए उसे कोसने लगता है। बेवकूफ गाड़े, वो हमें कैनन से बम्बार्ड कर रहे थे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हमें क्या सहना पड़ा। कायडे हल्बर्ट की इस बात से चौंक जाती है और कार्ला हैरान होती है कि वो राजा की बेइज्जती कर सकता है, जबकि लिशिया उन्हें समझाती है कि राजा उसे प्यार करता है, उसे अपना दोस्त या कहिए परिवार का हिस्सा समझता है, इसलिए उसे ऐसी आजादी से बोलने की छूट है। इसी बीच जॉग के कैंप में उन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग चल रही होती है जिसे सूमा पहले हटा चुका था और वो अब अपनी जानों के लिए डरे हुए हैं, खासकर इसके बाद कि सूमा ने एरियल फोर्सेस का कंट्रोल ले लिया है। इस पल जॉग रियलाइज करता है कि वो जंग हार गया है और बिना किसी विरोध के सरेंडर कर देता है। एक करप्ट ऑफिशियल सजेस्ट करता है कि जानता को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करके भाग जाएं, जिस पर जॉग गुस्से में आ जाता है, मुझे पता था तुम्हारे पास कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। तुरंत ऑफिशियल सर्विट्यूड के कॉलर पहनते हैं और जॉग अपने असिस्टेंट को भी वो कॉलर पहनवाता है। फोर्ट्रेस ऑफिशियली सूमा के हाथों में दे दिया जाता है। सोल्जर्स जॉग के कासल के ऊपर सफेद बैनर्स देखकर रिपोर्ट करते हैं, उसकी सरेंडर का इशारा, हालांकि वो घटनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसके बाद सूमा पश्चिम की तरफ अमिडोनिया किंगडम की तरफ बढ़ता है, जॉग की आर्मी का कमांड लेकर और कार्ला को साथ लेकर वो उसे घटनाओं की डिटेल्स बताता है। एक फ्लैशबैक हमें उस वक्त ले जाता है जब हल्बर्ट के पिता सूमा के पैलेस में एक जरूरी सीक्रेट रिवील कर रहे थे। जॉग ने ये रिबेलियन इसलिए खड़ी की थी कि सब गद्दारों और करप्ट ऑफिशियल्स को एक ही जगह इकट्ठा कर सकें उन्हें पकड़ने के लिए। सूमा समझ जाता है कि जॉग ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये सब क्रिमिनल्स को अपने बैनर के नीचे जमा करने का सबसे आसान तरीका था और रियलाइज करता है कि जॉग खुद अपने आप उसे किंगडम पर राज करने का रास्ता साफ कर रहा था। इसीलिए सूमा ये प्लान आखिर तक फॉलो करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम उस बड़े खतरे की तरफ वापस आते हैं जो शहर की सीमाओं पर है, गायस और जूलियस, जो उसे जमीन से पूरी तरह मिटा देने पर तूले हैं। अचानक एक्सेल शहर
की इमेजेस के सामने खड़ी दिखाई देती है और राजा शॉक में रह जाता है, सोचते हुए यहाँ वो क्या करने आई है। उसे तो जॉग और कास्टर के साथ राजा के खिलाफ लड़ रही होना चाहिए था। अचानक एक्सेल अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है, पानी का एक बहुत बड़ा मिरर बनाती है जिसके जरिए सूमा सीधा गायस के सामने आ जाता है और ये ब्रॉडकास्ट पूरे किंगडम के हर कोने तक फैल जाता है। उस पल सूमा ऐलान करता है, मैंने फोर्ट्रेस को हार कर आर्मी और एयर फोर्सेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब सारी मिलिट्री फोर्सेस मेरे कमांड में हैं। जहां तक इंटरनल झगड़ों की बात है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक जरूरी बात बतानी है। जानता को ये जानना चाहिए कि अमेडोनिया किंगडम ने हमारे रियम की कमजोरी का फायदा उठाया और इस कुत्ते गायस के कमांड में एक आर्मी इकट्ठा की जो अब हमारी जमीनें और हमारी किंगडम छीनना चाहता है। इसी वजह से मैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ और जहां तक ये कुत्ता बाहर खड़ा है मैं उसे तहजीब सिखाऊंगा। मुझे यकीन है गायस कि तुम ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो। किसी भी हाल में मैंने एक आर्मी तेरी किंगडम पर इन्वेजन के लिए भेज दी है और मैं तेरी पूरी कौम की हिस्ट्री हर किताब से मिटा दूंगा। आज से इसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तुमने ही इस जंग की शुरुआत की और शुरुआत करने वाले को सबसे काले अंजाम का सामना करना पड़ता है। उस पल गायस दहशत में घर खो जाता है और उसके सोल्जर्स तुरंत अपनी किंगडम की तरफ पीछे हटना शुरू कर देते हैं। कहीं और अमेडोनिया किंगडम में फाइनेंस मिनिस्टर गायस की बेटी रोरोआ की तरफ दौड़ता है एक बुरी खबर लेके। वो उसे बताता है कि गायस और उसके सोल्जर्स वापस जाते वक्त एक जाल में फंस गए हैं। लड़की जवाब देती है, ओह तो मेरे लापरवाह पिता जरूर गोल्डन वैली से होकर वापस आ रहे होंगे। हमें लगा था यही वो रास्ता है जो किंगडम को वापस जाता है। इसी वजह से गायस इसी से आना चाहते हैं। उसी पल गोले बर्बारी की तरह बरसना शुरू हो जाते हैं, जैसे दोजाक की आग गिर रही हो और मौत की खुशबू हर तरफ फैलने लगती है। गायस के आधे से ज्यादा सोल्जर्स जूना के हाथों मारते हैं जो इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रही है, जिसमें 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स इस हमले में शामिल हैं, जिससे कैजुअलिटीज की तादाद चिंताजनक हद तक बढ़ जाती है और बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। इसी बीच गायस अपनी बाकी बची हुई फोर्सेस के साथ बिल्कुल मौसम ए आखिर से बच जाता है और वान किंगडम की कैपिटल की सीमा तक पहुंच जाता है, इस खुशी में कि वो अभी तक सूमा के हाथों में नहीं आई। लेकिन उनका सामना होता है सूमा से, जिसने रास्ते में ही अपना कैंप बना लिया होता है बहुत से सोल्जर्स के साथ और उनके आने की खबर सुनकर ध्यान से घटनाओं को देखता रहता है। वो गार्ड के कमांडर को सीधा हमला करने का इशारा देता है, जंग की आखिरी लड़ाई शुरू करते हुए। ये टकराव बहुत ही खतरनाक है। फोर्सेस के बीच एक तेज झागड़ शुरू हो जाता है। काइडे अपनी मैजिक का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करती है, जबकि हल्बर्ट बिना किसी मुश्किल के फायर सॉर्सरी से दुश्मन सोल्जर्स को खत्म करता है। सूमा की फोर्सेस और गायस की फोर्सेस के बीच ताकत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हम सूमा की तरफ वापस आते हैं जो जंग चलते वक्त सोच में डूब कर बैठा है। कार्ला उसे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो बैटलफील्ड से दूर किसी सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। वो जवाब देता है, मेरे सोल्जर्स की जानें मुझसे ज्यादा कीमती नहीं है और अगर हम इस जंग में फेल होते हैं तो मुझे उनके साथ ये कीमत चुकानी होगी। कार्ला हैरान होकर बोलती है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वो जवाब देता है, मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे अपने बनाए परिवार की जिंदगी का भी डर है और मेरे कमांड के नीचे हर सोल्जर की जिंदगी का भी। इसी बीच ऊपर से गायस जंग की प्रोग्रेस देख रहा होता है, अपने बेटे से बात करता है, जंग हमारे खिलाफ जा रही है, सोल्जर्स को पीछे हटाओ और यहाँ से तुरंत भाग जाओ। अचानक बेटा शौक में चीख उठता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिता जवाब देता है, ये मेरी ही गलती है। हमारे सोल्जर्स गोल्डन वैली में हुई घटना से पहले से ही थका हुए थे और मैंने फिर भी उन्हें दूसरी जंग में भेज दिया। अपने राजा के रूप में मैं तुम्हें तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर देता हूँ। बेटा जवाब देता है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ पीछे हटना होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पल गायस को एहसास होता है कि सूमा उसे अपनी फोर्सेस के साथ पीछे हटने नहीं देगा। उसे पता नहीं था कि भागना नामुमकिन है। मौका देखकर बेटा हिम्मत जुटाकर भाग जाता है, जबकि गायस सूमा के कैंप पर हमला करता है, उसे खत्म करने की आखिरी कोशिश में। सूमा को खबर मिलती है कि गायस 500 सोल्जर्स के साथ कैंप की तरफ बढ़ रहा है और उसे समझ आ जाता है कि ये निर्णायक पल है। वो कार्ला को इशारा देता है कि वो तुरंत जॉग के पास जाए और उसके साथ रहे, उसे यकीन दिलाते हुए कि अगर वो इस जंग में गिर जाता है तो उसने थ्रोन पहले ही उसके हवाले कर दिया है। वो ये बात एक ऐसी जगह से कहता है जो उसकी आर्मी से बहुत दूर है, जहां उसकी रक्षा के लिए काफी कम सोल्जर्स मौजूद हैं। कार्ला जवाब देती है, तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन है। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है कि मैं किंगडम के शासक को छोड़कर भाग जाऊं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान हो। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वो गायस का सामना करने दौड़ती है। गिरने के एकदम कागार पर सूमा की पुतली डॉल उसकी रक्षा के लिए जंग में आ जाती है। गायस गुस्से में सूमा पर चीखता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, और हमला करने दौड़ता है, लेकिन पुतली उसे रोक लेती है। सूमा कार्ला को ऑर्डर देता है, पुतली को फट दे। वो ऑर्डर मान लेती है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे आखिर में गायस की जान चली जाती है। सूमा कार्ला की तरफ दौड़ता है उसे देखने, लेकिन पाता है कि गायस अभी तक मारा नहीं है और अब भी वार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मैजिकल वार की एक जोरदार बारिश से दब जाता है। उस पल राजा गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह जंग अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाती है। सूमा ने वान शहर पर कब्जा कर लिया, जो अमिदोनिया किंगडम की कैपिटल थी। जब ये खबर गायस की बेटी तक पहुंचती है, वो अपने पिता की मौत से गम में डूब जाती है और अफसोस करती है वो लालच में जीते और बेवकूफी में मारे। फिर वो वहां से चली जाती है अकेली। उसके बाद सूमा लेटेस्ट घटनाओं की रिपोर्ट्स लेने के लिए बैठा है और ऐलान करता है कि वो किंगडम में कैपिटल के अलावा किसी और जगह पर कंट्रोल नहीं चाहेगा और आज के दिन से
आगे कोई जंग नहीं लड़ेगा। जॉर्गियस कहता है, ये हमारा मौका है किंगडम की सारी जमीन अपने कब्जे में लेने का, ऐसा क्यों ना करें। सूमा गंभीरता से जवाब देता है, अमिडोनिया किंगडम डीमन किंगडम के खिलाफ एक जॉइंट अलायंस का हिस्सा है जिसमें ग्रैंड कैओस एम्पायर भी शामिल है। अगर जंग शुरू होती है वो बीच में आएंगे और हमें शायद अमिडोनिया छोड़कर अपनी किंगडम वापस लौटना पड़ जाए, लेकिन अभी नहीं, हमें पहले उनसे अच्छी तरह नेगोशिएट करना होगा। और चाहे अमिडोनिया ने ये जंग शुरू की, वो फिर भी अलायंस का हिस्सा है, जबकि हम अभी तक उसके मेंबर नहीं हैं। सच में हम ग्रैंड कैओस एम्पायर की तरफ जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि उसकी शासक प्रिंसेस मरिया है, एक बहुत ही दयालु प्रिंसेस जो लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती और पूरी जनता उसे प्यार और इज्जत देती है। कुछ ही देर में हमें प्रिंसेस की बहन जानने मिलती है जो उसे बता रही है कि उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली है और वो इसका एक हिस्सा लेकर अमिडोनिया किंगडम जाना चाहती है, वहां हुए झगड़े को सुलझाने के लिए। प्रिंसेस मरिया अपनी बहन से कहती है, याद रखो कि अमिडोनिया किंगडम ही थी जिसने ये जंग शुरू की थी। इसके बावजूद नए राजा से नेगोशिएट करने की कोशिश करना और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना। हम देखते हैं जानने अपने अंदाज में बहुत ही शालीन और अडाव वाली है। इसी बीच अमिडोनिया किंगडम में जानता को खुश और बेफिक्र दिखाया जाता है, पहले हुई ऑक्यूपेशन से बेखबर अपनी जिंदगी आजादी और सुरक्षा से जी रहे हैं। अचानक गायस की बेटी रोरोआ सामने आती है और फाइनेंस मिनिस्टर को बताती है कि जानता खुश है क्योंकि उनकी आजादियां जो छीनी गई थी वो वापस मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि उसके पिता गायस ने कभी जानता पर सख्त राज किया था, लेकिन उन्हें एक हद तक आजादी भी दी थी जो शायद जानता को ग्रैंड कैओस एम्पायर के खिलाफ मोड़ सकती है अगर वो अपने भाई को वापस गड्डी पर बैठाना चाहे। कहीं और हकुया सूमा को एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट देता है, कहते हुए कि ग्रैंड कैओस एम्पायर के 50,000 सोल्जर्स अमिडोनिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं और उन्हें पता है कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। उसी वक्त इंपीरियल आर्मी का एक दूसरा हिस्सा किंगडम में पहले पहुंच जाता है उन आने वाली फोर्सेस की खबर देने के लिए। सूमा जवाब देता है, मुझे किसी भी नई खबर की तुरंत सूचना दो। बाद में सूमा डिस्गाइज में जूना के साथ सैर करने निकलता है, जबकि हमें पता चलता है कि उसने अपनी रक्षा के लिए दूर ही गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। सूमा एक दुकान में जाता है टोमे के लिए बहुत सी चीजें खरीदने जिसे वो अपनी छोटी बहन समझता है और बहुत से कपड़े खरीदता है जिनसे उसे बहुत खुशी मिलती है। वहां से निकलते वक्त वो उसे आवाज देता है, मैंने तुम्हारे लिए ये शूज खरीदे हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। लड़की खुश होकर उसकी तरफ दौड़ती है। उस पल सूमा उसे एक हेयर पिन गिफ्ट के रूप में देता है जिसे वो खुशी से ले लेती है, उसे याद दिलाते हुए लिशिया का गिफ्ट भूलना मत। वो जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं दोनों के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। वो अपना मजा मस्ती वाला दिन जारी रखते हैं जबकि पोंचो उनके लिए खाना लेकर आता है और वो सब एक शांत सी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि जानने सूमा से मिलने आ जाती है। वो टोमे को उसके पास ही लेक्चर देना शुरू करती है और जूना उसे अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन रुक जाती है जब जानने साफ करती है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आई बल्कि अपनी बहन प्रिंसेस मरिया जो ग्रैंड कैओस एम्पायर की शासक हैं का मैसेज देने आई है। वो उसे कहती है, मैं खुद आके देखना चाहती थी कि तुम्हारे बारे में जो बातें सुनाई जा रही हैं वो सच है या नहीं, कि तुमने अमिडोनिया किंगडम को लूट लिया और उसे बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंचा दिया, कि तुम जानता को नमुकद्दास खाना खिलाते हो और कि तुम किंगडम की बेटियों को कैद करके टॉर्चर करते हो। सूमा हैरान होकर जवाब देता है, ना मैंने ना किसी और ने ऐसा कुछ किया है। जानने देखती है कि जुना सूमा से खुले दिल से उसका नाम लेकर बात कर रही है और समझ जाती है कि अपने सोल्जर्स के साथ उसकी ये नजदीकियत किंगडम की स्टेबिलिटी और उसके अच्छे किरदार को दिखाती है। जानने उसे और बेहतर तरीके से जानने लगती है और कहती है, मैं अभी के लिए चलती हूँ जब तक हम साथ बैठकर एक ऐसा सोल्यूशन ना ढूंढ लें जो सबको पसंद आए। जब जानने को पता चलता है कि सूमा दूसरी दुनिया से आया है, वो उसे तुरंत खुशी से ग्रीट करती है, खासकर जब उसे पता चलता है कि एल्फ्रिडन किंगडम ने उसे समन किया क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की मदद नहीं थी। और फिर भी सूमा पैलेस वापस आता है। टोमे अपने नए कपड़ों से बहुत खुश है और उन्हें लिशिया को दिखाती है। सूमा लिशिया को भी एक सुंदर नेकलेस देता है, कहते हुए, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता मेरे दोस्त। लड़की बहुत खुश हो जाती है। उस पल सूमा अपने आप से एक हमेशा के लिए का वादा करता है, अब से मैं जो भी करूंगा वो सब लिशिया की रक्षा और उसकी हमेशा की खुशी के लिए ही होगा। मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूंगा और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं करप्शन को पूरी तरह खत्म कर दूंगा और जानता को हमेशा के लिए शांति से जीने दूंगा। और इस तरह सूमा एनिमे के फर्स्ट सीजन का ये सफर यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताओ और लाइक करना ना भूलो हमें आगे ऐसे वीडियोस लाते रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें हर नया अपडेट मिले और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम सबसे पहले हर नया एपिसोड देख सको। मिलते हैं अगली वीडियो में।